इन्वेंट्री चैप्टर का अपने को रिवीजन करना है। सारे बच्चे अपनी क्लास की कॉपी अपने सामने खोल ले, फटाफट 2 मिनट का टाइम देता हूं, क्लास की कॉपी अपने सामने खोल ले, हाथ में एक पेन जरूर ले ले, ताकि मैं जैसे जैसे रिवीजन कराते जाऊं आप उन सब चीजों को देखते जाएं और आपको सब याद आते जाए। रिवीजन का पर्पस यही होता है, जो पढ़ा जो सीखा वो वापस एक बार रिविजिट कर ले, ताकि उसका सम्स वगैरह आप बनाना चालू कर सको। आज इन्वेंट्री का रिवीजन हो रहा है, ट्राई करना आज से ही आरटीपी के इन्वेंट्री टेकिंग वाले पार्ट को छोड़कर, आरटीपी या पास्ट पेपर में नॉर्मली इन्वेंट्री टेकिंग ज्यादा आता है, अगर वहां नहीं है तो मेरी बुक से ही आप एक एक क्वेश्चन डेली इन्वेंट्री का बनाना, ताकि इन्वेंट्री वाला चैप्टर पूरा का पूरा याद हो जाए आपको। डन, स्टार्ट करता हूं। आपके सामने आपकी कॉपी होनी चाहिए और पेन होना चाहिए। हमने पढ़ा था चैप्टर इन्वेंट्रीज। चैप्टर बड़ा ही सिंपल था। मैं हमेशा बोलता हूं ये चैप्टर एग्जाम में 5 to 10 मार्क्स, 5 to 10 मार्क के लिए क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से देखने को मिल सकता है। इस चैप्टर में सबसे पहले हमने डिस्कस किया था इन्वेंट्री वर्ड को। जब मैंने क्लास में आपसे इन्वेंट्री वर्ड के बारे में पूछा तो सारे बच्चों ने एक वर्ड बोला, सर इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक। जब मैंने पूछा स्टॉक किसको बोलते हैं तो सारे बच्चों ने बोला स्टॉक मतलब गुड्स। जब मैंने बच्चों से पूछा गुड्स किसको बोलते हैं तो आपने बोला सर जिस चीज का आपका बिजनेस है या जिस चीज को आप बिजनेस के कोर्स में डील करते हो सर उसको गुड्स बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं, इन्वेंट्री बोलते हैं। मैंने बोला आपका जो डेफिनेशन है वो करेक्ट है बट अधूरा है। आपने इन्वेंट्री में आज तक सिर्फ फिनिश गुड्स को देखा है, फिनिश गुड्स को। रीजन पता है क्या था? आपने आज तक ट्रेडिंग कंसर्न रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, ट्रेडिंग कंसर्न। और ट्रेडिंग कंसर्न की इन्वेंट्री में नॉर्मली आपको ट्रेडेड गुड्स या फिनिश गुड्स दिखाई देंगे। तो आज तक क्योंकि बचपन से आपने ट्रेडिंग एंटिटी के फाइनल अकाउंट्स बनाए, ट्रेडिंग एंटिटी का अकाउंटिंग ज्यादा किया है, तो आपके लिए इन्वेंट्री में सिर्फ फिनिश गुड्स आता है। बट मैंने बोला इन्वेंट्री में सिर्फ फिनिश गुड्स नहीं आता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, नाम याद होना चाहिए, कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में दे देता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज बोलता है इन्वेंट्री में टोटल 4 चीजें आएंगी। कितनी चीजें? 4 चीजें। रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, कंज्यूमेबल। रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, कंज्यूमेबल। एक एक करके दिखाता हूं आपको। ये ऐसा डेफिनेशन मैंने क्लास में आपको कुछ लिखाया होगा, जरूर देखना। इन्वेंट्री कैन बी डिफाइंड एज एसेट हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। जिस गुड्स को, जिस एसेट्स को आप ऑर्डिनरी बिजनेस में बेचने के लिए होल्ड कर रहे हो वो आपका इन्वेंट्री है। इसमें हम लोग किसको इंक्लूड करते हैं? फिनिश गुड्स को। इसको आप स्टॉक इन ट्रेड भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? स्टॉक इन ट्रेड। दूसरा, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल, ऐसे एसेट्स जो हम प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करेंगे टू प्रोड्यूस द फिनिश गुड्स, वो भी मेरे इन्वेंट्री का पार्ट है, जिसमें हमने 2 चीज को इंक्लूड किया था। बोलो, रॉ मटेरियल एंड WIP। एंड नंबर 3, for consumption in the production of goods and services for sale, including maintenance supplies and consumables other than machinery, spare, servicing equipment, standby equipment। वो क्या होता है बाद में बताऊंगा। पहले बेसिकली मैंने बताया था 4th पार्ट ऑफ इन्वेंट्री होता है कंज्यूमेबल्स। क्या होता है? कंज्यूमेबल्स। आपको गुड्स प्रोड्यूस करते समय बहुत सारी चीजें आप यूज करते हो इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन विच आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स बट विच आर रिक्वायर्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, जिसको हम लोग इनडायरेक्ट मटेरियल्स भी बोले होंगे। आपने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट सीख लिया होगा, अभी तक आपने इनडायरेक्ट मटेरियल वर्ड सुना होगा। इनडायरेक्ट मटेरियल जो वर्ड होता है उसी को हम लोग कंज्यूमेबल्स बोलते हैं। जैसे मैं आपको सिंपल बात बताऊं, स्पेयर पार्ट्स हो गया। फिर उसके बाद जो मशीन में यूज करने के लिए मशीन ऑयल्स वगैरह का स्टॉक हम लोग रखते हैं फैक्ट्री में, ताकि मशीन को स्मूथली चला सके। ये सारे जो मटेरियल्स फैक्ट्री में रखते हैं फॉर द पर्पस ऑफ यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, नॉट एज अ रॉ मटेरियल, उनको हम लोग इनडायरेक्ट मटेरियल या कंज्यूमेबल बोलते हैं। तो इन्वेंट्री की डेफिनेशन में टोटल 4 चीजें, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, कंज्यूमेबल। मैंने सबसे पहले ये स्टार्ट किया। सर यहां पे एक लाइन एक्स्ट्रा लिखा है, अदर देन मशीनरी, स्पेयर, सर्विसिंग इक्विपमेंट, स्टैंड बाई इक्विपमेंट। सर ये क्या है? ये आपने नहीं लिखाया था। ये फिक्स्ड एसेट्स की बात कर रहा है। मशीनरी से कोई रिलेटेड अगर स्पेयर पार्ट्स हो, स्पेसिफिक स्पेयर पार्ट्स हो, या फिर अगर कोई सर्विसिंग इक्विपमेंट हो, मशीनरी को सर्विस करने के लिए कोई इक्विपमेंट वगैरह रख के रखा है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं,
फैक्ट्री को साफ करने के लिए वैक्यूम क्लीनर रख रखा है, फैक्ट्री को साफ करने के लिए वैक्यूम क्लीनर रख रखा है। ये सारे जो इक्विपमेंट होते हैं ये तो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं हमारे, इसको हम लोग इन्वेंट्री में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इन्वेंट्री में वो कंज्यूमेबल्स इंक्लूड होंगे जो फिक्स्ड एसेट्स नहीं है, तो वो यहां पे कंज्यूमेबल्स हमको इंक्लूड करना है, फिक्स्ड एसेट्स इंक्लूड नहीं करना है। सर एक वर्ड दिख रहा है स्टैंड बाई इक्विपमेंट। सर स्टैंड बाई इक्विपमेंट किसको बोलते हैं? स्टैंड बाई इक्विपमेंट से मेरा मतलब है जो इक्विपमेंट्स हम लोग एक एक्स्ट्रा ला कर रखे ताकि अगर प्रेजेंट इक्विपमेंट खराब हो जाए तो हम लोग उसको रिप्लेस करके यूज कर सके। जैसे लैपटॉप्स, जैसे मेरा आईपैड जो मैं यूज करता हूं, या फिर मेरा डॉक्यूमेंट कैमरा, मैंने डॉक्यूमेंट कैमरा 2 ला के रखा हुआ है। अगर कोई भी दिन क्लास लेते लेते एक खराब हो गया तो दूसरा वाला निकाल के यूज कर लूंगा। वो इक्विपमेंट को मैं बोलता हूं स्टैंड बाई इक्विपमेंट। अब वो डॉक्यूमेंट कैमरा मेरा इन्वेंट्री नहीं है, वो तो मेरा फिक्स्ड एसेट है। तो बोला गया अगर कोई एसेट फिक्स्ड एसेट की कैटेगरी में आ जाए तो फिर उसको इन्वेंट्री बोल के सेग्रीगेट मत कीजिएगा। ये तो आप सब जानते ही हैं, इसमें बोलने का क्या है। तो इन्वेंट्री में टोटल 4 चीजें डिस्कस की, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, कंज्यूमेबल्स। ये हमने सबसे पहला बात पढ़ा था। तो यहां पे अगर ये डायग्राम आप देख पा रहे हो, ये डायग्राम देखो। इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स, इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, स्टोर स्पेयर्स, पैकिंग मटेरियल। ये स्टोर स्पेयर, पैकिंग मटेरियल वगैरह क्या हो गया सब? बोलिए, ये हो गया कंज्यूमेबल्स। ये हो गया कंज्यूमेबल्स। पहले बताइए, इन्वेंट्री का डेफिनेशन सबको याद आ गया? इन्वेंट्री का डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन एग्जाम में लिखने नहीं आता है, बट ये सब चीज नहीं सीखोगे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के कहीं जाओगे तो लोग हंसी उड़ाएंगे। तो आपको डेफिनेशन बहुत क्लियर होना चाहिए। डेफिनेशन सबको क्लियर है? आगे चले, सुनना। एक पैरा पढ़ाना चाहता हूं आपको, वो पैरा पढ़ने से बहुत कुछ क्लियर होगा। लोग मेरे से पूछते हैं इंस्टीट्यूट की मैथ का रीडिंग करना चाहिए कि नहीं। मैं सबको बोलता हूं चिल्ला चिल्ला के कि रीडिंग करो, जितना रीडिंग करोगे उतना क्लियर होगा। अब मैं ये पैरा आपके साथ पढ़ना चाहता हूं, आप मेरे साथ प्लीज पढ़ना। देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री बेस्ड ऑन नेचर ऑफ बिजनेस ऑफ एन एंटरप्राइज। The inventories of trading concern primarily consist primarily of product purchased for resale in their existing form, जिसको हम लोग फिनिश गुड्स बोलते हैं, स्टॉक इन ट्रेड बोलते हैं। आगे, इट मे ऑल्सो हैव इन्वेंट्री ऑफ सप्लाईज सच एज रैपिंग पेपर, कार्टून्स और स्टेशनरी, इसको कंज्यूमेबल बोलते हैं। एक ट्रेडिंग एंटिटी भी बहुत सारी चीजें कंज्यूम करता है इन दी कोर्स ऑफ इट्स ऑपरेशन, तो वो सारी चीजें भी उसका इन्वेंट्री माना जाएगा। मान लो कार्टून्स ला के रखा हुआ है ताकि जब गुड्स का डिलीवरी करे तो हम लोग उस कार्टून में डाल के डिलीवरी दे। पैकिंग मटेरियल ला के रखा हुआ है, इनका जो आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है ये भी आपका इन्वेंट्री है। तो कंज्यूमेबल ट्रेडिंग एंटिटी में भी होते हैं, बट प्राइमरीली उनका जो मेन स्टॉक होता है वो होता है फिनिश गुड्स का। आगे, द इन्वेंट्री ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न कंसिस्ट ऑफ सेवरल टाइप ऑफ इन्वेंट्रीज। रॉ मटेरियल विच विल बिकम पार्ट ऑफ द गुड्स टू प्रोड्यूस, वर्क इन प्रोग्रेस, पार्शियली कंप्लीटेड प्रोडक्ट्स, फिनिश प्रोडक्ट्स। इन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न इन्वेंट्री विल ऑल्सो इंक्लूड मेंटेनेंस, सप्लाईज, कंज्यूमेबल्स, लूज टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स। ये सारी चीज भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के इन्वेंट्री में आपको देखने के लिए मिलेगी। तो ये वाला जो हमने डेफिनेशन पढ़ा उसी को थोड़ा सा इलैबोरेट करके उन्होंने बताया ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में इन्वेंट्री कैसे डिफर करता है। यहां तक बात क्लियर? पहला डेफिनेशन ये रहा। अब ये चैप्टर में हम लोगों को सीखना क्या था? इस चैप्टर में हम लोगों को सीखना था एट ईयर एंड एवरी बिजनेस एंटिटी नीड्स टू असर्टेन द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री। हर साल ईयर एंड पे हम लोग फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। फाइनल अकाउंट्स में हम लोग बनाते हैं ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट। ट्रेडिंग से हम लोग निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, और उस ग्रॉस प्रॉफिट को निकालते समय हमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन चाहिए होती है, और एसेट साइड में हम लोग इस स्टॉक को एज एन एसेट दिखाते हैं। तो हमको फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए, अपने बिजनेस के रिजल्ट्स असर्टेन करने के लिए मेरे को क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू जाननी बहुत जरूरी है। और इस चैप्टर का हमारा मेन मुद्दा यही था, हाउ टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, या हाउ टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ माई इन्वेंट्रीज। और यही से हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था। मैंने कुछ शब्द आपको समझाए थे जो इस बुक में लिखे हुए नहीं है, बट वो शब्द अकाउंटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। ओपनिंग स्टॉक, वो स्टॉक जो मेरे पास लास्ट ईयर से कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। मेरा तो गोइंग कंसर्न है, लास्ट ईयर कुछ स्टॉक खरीदा, उसमें कुछ बिका, कुछ बच गया, वो इस साल मैं बेचूंगा, तो वो जो लास्ट ईयर से स्टॉक कैरी फॉरवर्ड हो रहा है उसको मैं बोलता हूं ओपनिंग स्टॉक। दूसरा परचेजेस, जो ड्यूरिंग द ईयर मैंने गुड्स अक्वायर किया उसको मैं बोलता हूं परचेजेस। परचेजेस ग्रॉस परचेज, नेट परचेज, जितना टोटल खरीदा वो ग्रॉस परचेज, उससे अगर परचेज रिटर्न माइनस कर दूं तो नेट परचेज।
फिर इनमें से मैं गुड्स बेचना शुरू करूंगा, जो गुड्स मैं बेचते जा रहा हूं उसका सेलिंग प्राइस इज नोन एज सेल्स। क्या बोलते हैं? सेल्स। सेल्स भी दो तरीके का, ग्रॉस सेल्स, नेट सेल्स। अगर सेल्स रिटर्न माइनस करके बताओगे तो नेट सेल्स, टोटल सेल्स बताओगे तो ग्रॉस सेल्स। अब जितना गुड्स साल में बिक गया, अगर उसका कॉस्ट कैलकुलेट करोगे तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड में जो आपने गुड्स बेचा है उसका कॉस्ट क्या है, दैट इज नोन एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर सेल से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करते हो तो क्या निकलता है? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का बेसिक फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला आपको सिखाया था ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज इंक्लूडिंग डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज इंक्लूडिंग द डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। एक वर्ड हमने और सीखा था कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल मतलब पूरे साल भर में मेरे पास कितने गुड्स बेचने के लिए है। अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल का फॉर्मूला पूछो तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल का दो पार्ट होगा, एक जो बिक गया, एक जो बचा हुआ है। जो बिक गया उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो बचा हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो मैंने आपको सिखाया था कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, दो पार्ट, एक हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एक हो गया क्लोजिंग स्टॉक। इतना बात हमने क्लास में एडिशनल किया था, एडिशनल बात किया था नॉर्मल बातों से, और ये सारी चीजें आपको इस बुक में देखने नहीं मिलेगी, बट ये सब चीजें अकाउंटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल का फॉर्मूला ओपनिंग प्लस परचेज, तो अगर इससे माइनस कर दोगे क्लोजिंग स्टॉक तो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये सारे वर्ड्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। एक चीज और डिस्कस किया था, जीपी परसेंटेज से खेलना डिस्कस किया था। जीपी परसेंटेज से खेलना डिस्कस किया था। बहुत बार जीपी एज अ परसेंटेज आपको दे देता है, ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल्स, 20% ऑन कॉस्ट, 25% ऑन सेल्स, और बोलता है कैलकुलेट करो ग्रॉस प्रॉफिट। आपको मैंने सिखाया था जो यूनिट का ग्रॉस प्रॉफिट मेंशन किया है 20% ऑफ कॉस्ट, अगर आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे दे तब तो डायरेक्टली आप कैलकुलेट कर दो। मान लो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है, देखना ध्यान से, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है 1 लाख, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट बोला 20% ऑफ सेल्स, 20% ऑफ कॉस्ट, पहले सिंपल रखता हूं, 20% ऑफ कॉस्ट, तो 1 लाख का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑफ कॉस्ट, तो जीपी हो गया 20,000। अगर 1 लाख कॉस्ट है, 20,000 जीपी है, तो सेल्स कितना होगा? 1,20,000। अगर आपको यूनिट और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाए तब तो जीपी डायरेक्टली निकल जाएगा। मान लो बोलता सेल्स है 5 लाख, सेल्स है 5 लाख, जीपी है 25% ऑन सेल्स, 25% ऑन सेल्स, तो आपको सेल्स ऑलरेडी दिया हुआ है, तो जीपी निकल जाएगा 5 लाख का 25% विच इज 1,25,000। अब सेल्स मिल गया, जीपी मिल गया, अगर वही कोई बोले कॉस्ट बताओ तो सेल्स से जीपी माइनस करेंगे तो क्या निकल जाएगा? कॉस्ट निकल जाएगा। अगर आपको यूनिट और आपको जो परसेंटेज दिया हुआ है वो दोनों सेम दिया हुआ है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके जीपी निकाल लो। बट पंगा क्या होता है, मान लो तुमको दिया है सेल्स 5 लाख बट प्रॉफिट बोला है 25% ऑफ कॉस्ट। अगर इस केस में तुम 5 लाख में 25% कैलकुलेट करोगे तो जो जीपी निकलेगा वो गलत है, क्योंकि यूनिट किसी और परसेंटेज का है और इंफॉर्मेशन किसी और चीज की है। इसके लिए हमने सीखा था अगर प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दिया हुआ है तो हमको पहले प्रॉफिट ऑन सेल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या वाइसे वर्सा, प्रॉफिट ऑन सेल्स दिया है तो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तरीका बहुत आसान सिखाया था। सब लोग मेरे साथ रीआइटरेट करेंगे, सब लोग मेरे साथ रीआइटरेट करेंगे। इंटर लेवल में भी बच्चे ये सब गलती करते हैं, तो प्लीज आपको नहीं करना है। मान लो आपको प्रॉफिट दिया 25% ऑन कॉस्ट, 25% ऑन कॉस्ट, इसको सेल्स में कन्वर्ट करना है। मैंने तरीका क्या सिखाया, पहले इसको फ्रैक्शन में ले लो, 25% इज 1/4 ऑन कॉस्ट। पढ़ते कैसे थे, 4 रुपए के कॉस्ट पर 1 रुपए का प्रॉफिट, 4 रुपए के कॉस्ट पर 1 रुपए का प्रॉफिट। अगर 4 की कॉस्ट पर 1 का प्रॉफिट तो सेल्स कितना हो जाएगा? 5। अगर 5 रुपए का सेल्स है, 1 रुपए का प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट ऑन सेल्स कितना हो गया? 1/5। अगर 1/4 ऑन कॉस्ट है तो ये बन गया 1/5 ऑन सेल्स। मान लो ऐसा दिया हुआ है प्रॉफिट इज 2/3 ऑन कॉस्ट, 2/3 ऑन कॉस्ट। कैसे पढ़ोगे? 3 रुपए की कॉस्ट पर 2 रुपए का प्रॉफिट, 3 रुपए की कॉस्ट पर 2 रुपए का प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 5 रुपया, तो प्रॉफिट ऑन सेल्स हो गया 2/5, प्रॉफिट ऑन सेल्स हो गया 2/5। उल्टा करते हैं, मान लो सेल्स पर प्रॉफिट दिया हुआ है 2, सेल्स पर प्रॉफिट दिया हुआ है 2/7। अब मेरे को बोल रहा है प्रॉफिट निकालो कॉस्ट पर,
तो अगर 2/7 ऑन सेल्स है, ध्यान से 7 रुपए की सेल्स पर 2 रुपए का प्रॉफिट, 7 रुपए की सेल्स पर 2 रुपए का प्रॉफिट, तो कॉस्ट कितना हो गया 5 रुपए, तो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट हो गया 2/5। प्रॉफिट ऑन कॉस्ट निकल जाएगा, सॉरी प्रॉफिट ऑन कॉस्ट निकल जाएगा, कहां गया वो, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट निकल जाएगा 2/5। क्या ये वाला ज्ञान सारे बच्चों को क्लियर है? कोई भी ऐसा बच्चा है जिसको ये ज्ञान अभी तक समझ में नहीं आया हो? मेरे को नहीं लगता इससे ज्यादा कोई सिंपल तरीका हो सकता है। बहुत सारे बच्चे टोटल बेसिस पे करते हैं, सर 25% ऑफ कॉस्ट तो 25/125, 20% 20/120। अरे कर तो वही रहा है फाइनली फ्रैक्शन पे, तुम फ्रैक्शन को छोटा नहीं कर रहे, तुम फ्रैक्शन को बड़ा रख लिया। 20% इज 20/100 तो 20/120 कर दिया। ज्ञान यही है, बस तुम बड़े फ्रैक्शन को यूज करो या छोटे, वो तुम्हारी कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है। अगर तुम ये कैलकुलेशन छोटा कर सकते हो तो ये भी कर सकते हो, नहीं कर पाते हो तो जो परसेंटेज दिया है उसी को यूज कर लो, कोई चेंज करने का जरूरत ही नहीं है। पहले बताइए, क्या क्लास में हमने ये वाला बात ओपनिंग स्टॉक परचेज, छोटे छोटे वर्ड्स और ये जीपी परसेंटेज वाला ज्ञान सीखा था? ये इस चैप्टर में दिखाई नहीं देगा, बट ये इस चैप्टर को और फाइनल अकाउंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चन में आपको जीपी परसेंटेज से खेलना पड़ सकता है। तो प्लीज इस जीपी परसेंटेज पे बहुत कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। डन है बात? आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमने स्टार्ट किया था इन्वेंट्री वैल्यूएशन, कि हम लोग जब अपने क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करेंगे तो वैल्यूएशन करते समय ध्यान रखना पड़ेगा, और क्या क्या चीज का ध्यान रखना पड़ेगा वो हम लोगों को पढ़ना है। सबसे पहले आपको सिखाया था कि इन्वेंट्री की वैल्यू की डिटर्मिनेशन क्यों जरूरी है, क्यों इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करना पड़ता है। पहला पॉइंट मैंने पढ़ाया था, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम। इनकम मतलब प्रॉफिट का डिटर्मिनेशन के लिए आपको इन्वेंट्री का सही वैल्यूएशन करना जरूरी है। याद करो, हम लोग ये वाला बात कॉपी में लिखे थे, एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। याद करो ये वाला बात, अगर क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू में प्रॉब्लम होगा, क्लोजिंग स्टॉक COGS में डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड करते हैं ना, हाँ ऐड करेंगे, जहां पे भी परचेज आएगा वहां पे परचेज से रिलेटेड कॉस्ट ऐड होगा। ये वाला बात हमने क्लास में पढ़ा था, जहां पे हम लोग पढ़ रहे थे अगर क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू में आपने गलती की है तो किस तरीके से प्रॉफिट इफेक्ट होगा। सुनना मेरा बात, अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर स्टेटेड है, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिखा दिया, क्लोजिंग स्टॉक मेरे कॉस्ट का पार्ट नहीं है, कॉस्ट से हम लोग उसको हटाते हैं, कॉस्ट निकालते समय उसको हटाते हैं। अगर क्लोजिंग स्टॉक मेरे कॉस्ट का पार्ट नहीं है और उसको ज्यादा दिखा दिया, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉस्ट, डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट, ज्यादा डिडक्ट कर दिया तो कॉस्ट हो जाएगा कम, रिजल्टेंटली प्रॉफिट बढ़ जाएगा। मैंने ऐसा लिखाया होगा, अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ जाएगा तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कम हो जाएगा, क्योंकि ये कॉस्ट का पार्ट नहीं है, रिजल्टेंटली आपका जो प्रॉफिट है जीपी वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर क्लोजिंग स्टॉक अंडरस्टेटेड है, क्लोजिंग स्टॉक कम दिखाया है, तो आपने कॉस्ट निकालते समय कम माइनस किया, अगर क्लोजिंग स्टॉक कम माइनस किया तो आपका COGS बढ़ जाएगा। अगर COGS बढ़ जाएगा तो रिजल्टेंटली आपका जो प्रॉफिट है, रिजल्टेंटली जो आपका प्रॉफिट है वो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो हमने डिस्कस किया था अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा, अगर क्लोजिंग स्टॉक अंडरस्टेटेड है तो आपका प्रॉफिट भी गिरेगा। अब क्लोजिंग स्टॉक में प्रॉब्लम होगा तो नेक्स्ट ईयर के ओपनिंग स्टॉक में भी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इस साल का क्लोजिंग स्टॉक बिकम्स नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक। ध्यान से, अगर ओपनिंग स्टॉक बढ़ा हुआ रहेगा, ओपनिंग स्टॉक इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, मेरा खर्चा है वो, अगर ओपनिंग स्टॉक बढ़ा हुआ रहेगा तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बढ़ा हुआ रहेगा, अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बढ़ा हुआ रहेगा तो प्रॉफिट गिर जाएगा, प्रॉफिट गिर जाएगा। अगर ओपनिंग स्टॉक गिरा हुआ रहेगा, लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक गिरा हुआ था तो इस साल का ओपनिंग स्टॉक भी गिरा हुआ है, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गिर जाएगा, रिजल्टेंटली मेरा जीपी जो है वो बढ़ जाएगा। क्या ये बातें हमने क्लास में डिस्कस की थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ट्रू फॉल्स भी आ सकता है, इसके ऊपर अच्छे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। फाइनल अकाउंट्स में भी ऐसा गलती आपके साथ कर सकता है, एडजस्टमेंट में बोलेगा लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक गलत था, अब तुमको एडजस्टमेंट में दे दिया, बोला एडजस्ट करो, कैसे करोगे? तो अगर लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक गलत था तो पहले लास्ट ईयर का प्रॉफिट ठीक करना पड़ेगा, जो कैपिटल में जा चुका है, पहले कैपिटल ठीक करूंगा, फिर इस साल के ओपनिंग स्टॉक को ठीक करूंगा, क्योंकि अगर लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक गलत है तो इस साल का ओपनिंग स्टॉक भी गलत होगा। तो ये सारी चीजें बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, ये एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और मैंने क्लास में भी मार्क कराएगा कि एक क्वेश्चन पक्का इस बात से पूछा जाएगा। डन है क्या बात? दूसरा पॉइंट था असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। हम लोग जब बैलेंस शीट बनाते हैं स्टॉक को एज एन एसेट दिखाते हैं, अगर स्टॉक का वैल्यूएशन नहीं सही होगा या स्टॉक का वैल्यूएशन नहीं करोगे तो एसेट पोजीशन सही नहीं होगी।
तीसरा लिक्विडिटी एनालिसिस, मेरा क्लोजिंग स्टॉक मेरा करंट एसेट का पार्ट है, करंट एसेट वर्किंग कैपिटल का पार्ट है। अगर स्टॉक की वैल्यूएशन सही नहीं होगी तो वर्किंग कैपिटल के लिए कितना पैसा चाहिए उसकी एनालिसिस करना पॉसिबल नहीं होगा। हो सकता है ज्यादा माल गोडाउन में पड़ा है जो तुमको पता ही नहीं और तुम खरीदते जा रहे हो, तो बेकार का तुम्हारा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ते जा रहा है, जिससे बिजनेस में एडवर्स इंपैक्ट आएगा। एंड लास्ट स्टैट्यूटरी कंप्लायंस, शेड्यूल 3 वगैरह मेरे को बोलता है कि इन्वेंट्री की वैल्यूएशन आपको करनी पड़ेगी व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसीलिए हम लोग इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करते हैं। तो ये 4 मेन रीजन थे जिसके कारण इन्वेंट्री वैल्यूएशन सही से करना जरूरी है। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, डिटर्मिनेशन ऑफ लिक्विडिटी एनालिसिस और स्टैट्यूटरी कंप्लायंस। ये मैंने आपको एकदम शॉर्ट में लिखाया होगा और ज्ञान में मैंने आपको इस तरीके से लिखाया होगा, ये वाला पार्ट, ये जो मैंने लिखाया है इस तरीके से आपके साथ मैंने ज्ञान लिखाया होगा, आप एक बार चेक कर लेना। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने क्लास पढ़ाते समय भी आपको बोला था। आगे चलता हूं। अब इन्वेंट्री का वैल्यूएशन, हम लोग जो इन्वेंट्री का वैल्यूएशन फाउंडेशन लेवल पे सीख रहे हैं, मैंने आपको बोला था फाउंडेशन लेवल पे हम लोग जो इन्वेंट्री का वैल्यूएशन सीख रहे हैं वो फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन सीख रहे हैं फॉर अ ट्रेडिंग एंटिटी। फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन सीख रहे हैं फॉर अ ट्रेडिंग एंटिटी। मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी का ज्ञान आपको फाउंडेशन में सीखने नहीं दिया गया है, बहुत छोटी सी बातें बोली गई है जो मैंने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आपके साथ कवर कर दिया है। हम लोगों को मेन जो सीखना है वो फिनिश गुड्स ऑफ ट्रेडिंग एंटिटी का वैल्यूएशन सीखना है। मैंने आपको सिखाया था क्लोजिंग स्टॉक जब ईयर एंड पे वैल्यू करोगे, क्लोजिंग स्टॉक ईयर एंड पे वैल्यू करोगे तो स्टॉक वैल्यू होगा लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स शैल बी वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू व्हिचएवर इज लोअर। ये क्यों करते थे बताओ? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म बोलता है कि अगर आपको लगता है फ्यूचर में कोई लॉस आने वाला है तो उस लॉस को आज ही अकाउंट फॉर कर लिया जाए। ये कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल के कारण अगर हमको लगता है मेरा इन्वेंट्री जिस कॉस्ट पे दिखाया हुआ है, जब भी मैं इन्वेंट्री परचेज करता हूं मैं हमेशा उसको कॉस्ट पे रिकॉर्ड करता हूं। मान ले मैंने एक इन्वेंट्री खरीदा 100 रुपए में, तो मैंने परचेज को 100 रुपए पे रिकॉर्ड किया। मान ले ईयर एंड पे जाके मेरे को लग रहा है जो बचा हुआ इन्वेंट्री है वो 80 रुपए से ज्यादा पर नहीं बिक सकता है। अगर 100 रुपए का कॉस्ट दिखाया बट 80 रुपए से ज्यादा पर नहीं दिखता है तो मेरे को पता है इस एसेट को फ्यूचर में बेच के लॉस होगा। अगर मेरे को लगता है लॉस होगा तो कंजर्वेटिज्म बोलता है उस लॉस को आज ही लिख लो। इसीलिए हम लोग इन्वेंट्री की वैल्यू 100 की जगह 80 कर लेते हैं। जैसे ही क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कम करेंगे अपने आप प्रॉफिट कम हो जाएगा और वो लॉस का इंपैक्ट हमने प्रॉफिट में कंसीडर कर लिया। तो मैंने आपको बोला था क्लोजिंग इन्वेंट्री की हमेशा वैल्यूएशन करोगे तो कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर, कॉस्ट एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर का करने का कारण होता है कंजर्वेटिज्म। इसमें मैंने आपको एक बात सिखाया था, याद करना ध्यान से। ये जो हम लोग कॉस्ट एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर करते हैं ये हमेशा आइटम बाय आइटम बेसिस पे आपको करना है। अगर आपके पास इन्वेंट्री के डिफरेंट टाइप के आइटम्स है, 4, 5, 6 टाइप के आइटम है, आप जब भी कॉस्ट एनआरवी करोगे हर आइटम का अलग अलग करना, क्योंकि हो सकता है एक आइटम में लॉस हो दूसरे आइटम में प्रॉफिट हो। अगर टोटल बेसिस पे करोगे तो वो लॉस प्रॉफिट सेट ऑफ करके खत्म हो जाएगा और आपके इन्वेंट्री का वैल्यूएशन अभी भी हायर हुआ रहेगा जबकि कोई इन्वेंट्री फ्यूचर में बेच के लॉस होने वाला है। इसीलिए हम लोग कभी भी टोटल बेसिस पे ये नहीं करेंगे, हम लोग हमेशा करेंगे आइटम बाय आइटम बेसिस। याद करो वो क्वेश्चन, इन्वेंट्री 4 टाइप का A B C D, ए का कॉस्ट एनआरवी दिया हुआ है, बी का कॉस्ट एनआरवी दिया हुआ है, तो हमने हर बार इंडिविजुअली चेक किया था। ए का व्हिचएवर इज लोअर, बी का व्हिचएवर इज लोअर, सी का व्हिचएवर इज लोअर, डी का व्हिचएवर इज लोअर, एंड टोटल करके हमने इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैलकुलेट किया था। तो हमेशा जब भी ये करोगे इन व्हिचएवर इज लोअर ये हमेशा आइटम बाय आइटम बेसिस पे होगा। अब हम लोगों को 2 वर्ड सीखने थे फिर, कॉस्ट और एनआरवी। सबसे पहले मैंने कॉस्ट वर्ड पे कंसंट्रेट किया क्योंकि मैं ट्रेडिंग एंटिटी के साथ डिस्कस कर रहा हूं तो कॉस्ट में मेरा वो गुड्स कॉस्ट लगता है जो मैं गुड्स परचेज करने के लिए मेरे लग रहा है। मैंने कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड किया था सुनना। सबसे पहला परचेज प्राइस, क्या इंक्लूड किया था? परचेज प्राइस। बट अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट वगैरह मिल रहा है तो उसको माइनस कर देना। सबसे पहला आ गया परचेज प्राइस। ऐड करेंगे नॉन रिफंडेबल टैक्सेस। नॉन रिफंडेबल टैक्सेस ऐसे टैक्सेस जिसका फ्यूचर में रिकवरी नहीं होगा, जिसका कोई इनपुट क्रेडिट वगैरह नहीं मिलेगा, उन टैक्सेस को हम कॉस्ट में ऐड करेंगे। फिर ऐड करेंगे वो सारे खर्चे जो इन्वेंट्री को प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन तक लाने के लिए लग रहे हैं। मान लो मैंने इन्वेंट्री खरीदा, एग्जांपल ले रहा हूं सिलीगुड़ी से, मेरे को बेचना है कोलकाता से, तो सिलीगुड़ी से कोलकाता लाने के लिए मेरे को इन्वेंट्री के लिए फ्रेट वगैरह का खर्चा देना पड़ा। ये जो खर्चा इन्वेंट्री को सेलेबल कंडीशन सेलेबल लोकेशन में लाने के लिए लग रहा है, ये सारे खर्चे हम लोग इन्वेंट्री की कॉस्ट निकालते समय ऐड करेंगे। तो बेसिक बात की थी, कॉस्ट में आएगा ऑल कॉस्ट ऑफ परचेज,
कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूं। अदर कॉस्ट इनकर्ड इन ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री टू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। सर एक वर्ड दिख रहा है कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, ये क्या है? कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी के लिए है। मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी का काम क्या होता है? रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना। तो ये रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए जितने कॉस्ट लगते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट याद करो, सबसे पहला खर्चा होता है रॉ मटेरियल कंज्यूम, उसके बाद क्या लगता है? वेजेस, एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड। तो ये जो वेजेस लग रहा है, एक्सपेंसेस लग रहा है, फैक्ट्री ओवरहेड लग रहा है, इनको हम लोग कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन बोलते हैं। द कॉस्ट टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स एंड इट इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। बट क्योंकि हमारे लेवल में मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी का इन्वेंट्री का कॉस्टिंग ऐसे नहीं पूछता है, इसीलिए हमने ये वाला पार्ट यहां डिस्कस नहीं करके मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में कैलकुलेट करना सीखा था। तो कॉस्ट ऑफ परचेज, अगर कोई डिस्काउंट वगैरह मिले तो माइनस करना, ऐड करना नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, ऐड करना वो सारे खर्चे जो इन्वेंट्री को प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, प्रेजेंट लोकेशन कंडीशन का मतलब सेलेबल लोकेशन एंड सेलेबल कंडीशन तक लाने के लिए लगेंगे, उन सारे खर्चों को हम इन्वेंट्री के कॉस्ट में ऐड करेंगे। यहां तक ठीक था। कुछ खर्चे इन्वेंट्री की कॉस्ट में कभी इंक्लूड नहीं होंगे, जिनको हम लोग इन्वेंट्री की कॉस्ट से एक्सक्लूड करेंगे। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। बच्चा एक क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं डिस्कस कर देता हूं। सर क्लियरिंग चार्जेस क्या होता है? अगर आप गुड्स पोर्ट वगैरह से मंगवाते हो, पोर्ट से, मान लो कोई कंट्री से आया है या फिर आपका गुड्स बॉम्बे से कोलकाता आ रहा है, नॉट थ्रू दी लैंड रूट बट थ्रू दी सी रूट, तो सी से जब आप वो पोर्ट से ये गुड्स खाली करवाते हो, निकलवाते हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लियरिंग चार्जेस देना पड़ेगा। तो ये जो शिप का फ्रेट है, क्लियरिंग चार्जेस है, ये गुड्स को वहां से क्लियर करने के लिए, मूव करने के लिए लगता है। इट इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ फ्रेट। फ्रेट जो होता है, कैरेज जो होता है, उसी कॉस्ट का पार्ट है। देखो फ्रेट वाले कॉस्ट का पार्ट जो आपको लैंड से लाने में लग रहा है वो भी है, अगर आप शिप से मंगवा रहे हैं तो जो आपका ट्रांजिट का खर्चा लगा, क्लियरिंग चार्जेस लगा, इंपोर्ट ड्यूटी लगा, और साथ साथ जो ट्रांजिट इंश्योरेंस लगा, ट्रांजिट इंश्योरेंस, ये सारे खर्चे फ्रेट का पार्ट है। तो क्लियरिंग चार्जेस होता है जब पोर्ट से या कोई गाड़ी से आप माल क्लियर करवा रहे हो, उसके लिए जो खर्चा लग रहा है उसको हम लोग क्लियरिंग चार्जेस बोलते हैं। लोडिंग अनलोडिंग भी जो लगता है वो भी हमारा पार्ट ऑफ कॉस्ट रहता है। कुछ कॉस्ट कभी भी हम लोग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में इंक्लूड नहीं करेंगे। 5 नाम सिखाया था, 5 नाम। सर कैश डिस्काउंट भी डिडक्ट होगा ना? कैश डिस्काउंट डिडक्ट नहीं होगा। कैश डिस्काउंट को इन्वेंट्री खरीदते समय थोड़ी दे रहे हैं, वो तो फाइनली जब डेटर क्रेडिटर का सेटलमेंट हो रहा है तब मिल रहा है। तो कैश डिस्काउंट कभी भी डिडक्ट नहीं होगा, सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट होगा। हाँ, अगर उसी समय खरीदते समय बोला कैश पेमेंट कर रहे हो तो एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 1% देंगे, ये कैश डिस्काउंट नहीं है, ये एक्चुअली ट्रेड डिस्काउंट है। मैंने डिस्कस भी किया था एकदम शुरू में सब्सिडरी बुक में। अगर आप प्रॉम्प्ट पेमेंट कर रहे हो, उसी समय पेमेंट कर रहे हो कैश में, और उसके कारण एडिशनल डिस्काउंट मिल रहा है, दैट इज एक्चुअली नॉट कैश डिस्काउंट, दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, उसको लेस करेंगे। बट बाद में जाके जो डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड वाला कैश डिस्काउंट है, वो इन्वेंट्री की कॉस्ट से डिडक्ट नहीं होगा। मेरे को लगता है जो बच्चा पूछ रहा है वो यही पूछ रहा है, सर अगर उसी समय मिल गया तो क्या होगा। एक बच्चा पूछ रहा है, सर बहुत बार क्वेश्चन में इंश्योरेंस देता है, उसको ट्रांजिट इंश्योरेंस समझे या नॉर्मल इंश्योरेंस? देख, क्वेश्चन का प्लेसमेंट के हिसाब से समझना है। अगर फ्रेट के साथ कोई इंश्योरेंस का खर्चा लिखा हुआ है, फ्रेट के साथ इंश्योरेंस का खर्चा लिखा हुआ है, ट्रांजिट इंश्योरेंस का अजम्पशन लो, नीचे नोट दो कि अज्यूम दैट द इंश्योरेंस कॉस्ट इज ट्रांजिट इंश्योरेंस कॉस्ट, ऐड कर दो। अगर वो इंश्योरेंस कॉस्ट अलग से आपको दिया हुआ है तो फिर वो इंश्योरेंस कॉस्ट को नॉर्मल इंश्योरेंस मानो जो मेंटेनेंस ऑफ एसेट के लिए लगता है, और उसको फिर कॉस्ट में इंक्लूड मत करो। बट जो भी करो उसका नोट दो। फ्रेट के साथ इंश्योरेंस लिखा हुआ है ट्रांजिट मानना, अलग से लिखा हुआ है ट्रांजिट मत मानना, नोट दे देना कि दिस इज नॉट ट्रांजिट इंश्योरेंस, सो इट हैज नॉट बीन इंक्लूडेड इन कॉस्ट। डर है बात? अब कुछ खर्चे हमेशा कॉस्ट से एक्सक्लूड रहेंगे। 5 खर्चों के बारे में बोला था। सबसे पहला स्टोरेज कॉस्ट, इन्वेंट्री लाने के बाद स्टोर करके रखा है, स्टोर करके, बिकने में टाइम लगेगा ना, तो उससे पहले स्टोर करके रखा है, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉस्ट। एडवर्टीजमेंट, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जिसको बोलते हैं, नॉट अ पार्ट ऑफ कॉस्ट, बेचने का खर्चा है, इन्वेंट्री को खरीदने का या कंडीशन तक लाने का खर्चा नहीं है, नॉट अ पार्ट ऑफ कॉस्ट। तीसरा, एबनॉर्मल वेस्टेज, अगर कोई एबनॉर्मल वेस्टेज हो रहा है इन्वेंट्री बनाते समय या प्रोक्योर करते समय, वो भी पार्ट ऑफ कॉस्ट नहीं बनेगा। 3 चीज बोला, क्या बोला बोल? स्टोरेज, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, एबनॉर्मल लॉस। चौथा, इंटरेस्ट कॉस्ट या बोरोइंग कॉस्ट, नॉट अ पार्ट ऑफ कॉस्ट। इंटर लेवल में सिखाऊंगा, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 होता है, कुछ केसेस में ये ऐड हो जाता है बोरोइंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में, बट बहुत कुछ केसेस में अभी आपको पता नहीं है वो, इसीलिए आपको बोलना है इंटरेस्ट कॉस्ट एक्सक्लूड रहेगा। एंड नंबर 5, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, बिजनेस को चलाने के जो जनरल खर्चे हैं वो कभी भी इन्वेंट्री की कॉस्ट में नहीं आएंगे। तो 5 चीज नहीं आएगा। स्टोरेज कॉस्ट, एबनॉर्मल लॉस,
सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टीजमेंट और जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ये नहीं आएंगे। इनको छोड़ के जो ऊपर पढ़ा है वो खर्चे आएंगे। यहां तक क्लियर है? यहां तक हमने पढ़ा। नेक्स्ट हमने पढ़ा नेट रियलाइजेबल वैल्यू। सर वाइन का स्टोरेज कॉस्ट कंसीडर करते हैं? हाँ बिल्कुल करते हैं। देखो एक लाइन पढ़ा रहा हूं, स्टोरेज कॉस्ट, ये पढ़ो, देखो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। स्टोरेज कॉस्ट, अनलेस दोस कॉस्ट्स आर नेसेसरी इन प्रोडक्शन प्रोसेस प्रायर टू फर्दर प्रोडक्शन स्टेज, अनलेस दोस कॉस्ट आर नेसेसरी। अगर वो कॉस्ट नेसेसरी है फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स तो वो पार्ट ऑफ कॉस्ट बनेगा, अगर वो नेसेसरी नहीं है तो पार्ट ऑफ कॉस्ट नहीं बनेगा। नॉर्मल स्टोरेज की जो बात करता हूं, बेचने से पहले वेयर हाउस में माल रखना, दैट विल नेवर बी इंक्लूडेड इन कॉस्ट। तो ऐसे याद रखना है आपको, डन है? इसीलिए बोलता हूं बुक पढ़ो, बहुत कुछ क्लियर होगा। ये क्लास में मैंने एग्जाम्पल लिया था, बुक पढ़ने से बहुत कुछ क्लियर होगा। आगे चलता हूं, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू में दो वर्ड है, एक रियलाइजेबल वैल्यू, दूसरा नेट। रियलाइजेबल वैल्यू मतलब बेच के कितना आएगा, तो रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब हो गया एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। अब नेट वर्ड यूज किया है, अगर बेचने के लिए कुछ कॉस्ट ऑफ सेल लगेगा, अगर बेचने के लिए कुछ कॉस्ट लगेगा, एस्टिमेटेड कॉस्ट टू मेक दी सेल, तो उसको हम लोग माइनस करेंगे और नेट कितने में बेच के मेरे पास क्या पैसा आएगा वो हम लोग कंसीडर करेंगे। एक्चुअली एसेट को वैल्यू करना चाहिए उसके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट के हिसाब से। अगर इन्वेंट्री को बेचने के लिए मेरे को लग रहा है कि कोई ऐसा खर्चा है जो देना ही पड़ेगा, तो उसको माइनस करके चेक करो एक्चुअल तुम्हारे घर में इन्वेंट्री बेच के कितना आएगा। तो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट इनकर्ड टू मेक दी सेल, माल को बेचने के लिए जितना कमीशन वगैरह लगेगा जो एक्चुअल है, अनिवार्य है, जो लगना ही है, उसको माइनस करके जो वैल्यू बचेगा नेट रियलाइजेबल वैल्यू। और इन्वेंट्री को हम लोग वैल्यू करेंगे कॉस्ट और एनआरवी, कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर। तो ये हमने नेक्स्ट बात की थी, कॉस्ट एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर, जहां आइटम बाय आइटम बेसिस का कॉन्सेप्ट सिखाया था। आगे चलता हूं, अभी तक सब क्लियर है? मैं फास्ट तो नहीं हो रहा हूं ना, मैं रिवीजन करवा रहा हूं, मैं क्लास में नहीं पढ़ा रहा हूं। ये शायद 2-3 क्लास लगा था पढ़ने के लिए। इन केस ऑफ वाइन स्टोरेज कॉस्ट कंसीडर करते हैं ना? यस करते हैं। फास्ट तो नहीं हूं ना मैं, सब सही चल रहे हैं ना? आप लोग सो तो नहीं गए? होता है मेरे बोलते बोलते हो सकता है तुमको लगे हाँ भैया तो बोल ही रहे, चलो कान में ईयरफोन डालो और सो जाओ, वो नहीं करने का है। यहां तक क्लियर है सबको? हाँ ना लिख रहे चैट बॉक्स में? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, सब सही चल रहा है राघव। ओके ठीक है, ठीक है, डन हो गया। अब ज्यादा लिखने का जरूरत नहीं, समझ गए तुम्हारे दिल का बात। आगे चलता हूं फटाफट, 10 मिनट और। इन्वेंट्री रिकॉर्ड सिस्टम, इन्वेंट्री रिकॉर्ड सिस्टम ये बहुत जबरदस्त चीज था और तुम लोग को पढ़ के बहुत मजा आया होगा। मेरे को सारे बच्चों ने रिव्यू दिया इन्वेंट्री चैप्टर कंप्लीट करने के बाद, एक्सेप्ट फॉर इन्वेंट्री टेकिंग, जो मैंने मना किया था। सर इन्वेंट्री चैप्टर पढ़ के ऐसा कुछ लगा, कुछ सीखे हैं हम लोग। सर रियल लाइफ में जो होता है उसको हम लोग को देखने को मिल गया। तो ये इन्वेंट्री चैप्टर का यही वो पार्ट है जिसमें तुमको बहुत 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 मजा आया था। इन्वेंट्री का वैल्यूएशन के समय हमने डिस्कस किया 2 प्रॉब्लम होगी। एक प्रॉब्लम होगा क्वांटिटी कितना है हमारे पास, जो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कर रहे हैं उसका क्वांटिटी कितना अवेलेबल है, दूसरा उसका कॉस्ट कितना है। और क्वांटिटी से अगर कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री या टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री मेरे को पता चल जाएगा। अब क्वांटिटी कितना है वो पता करने के लिए एक्सक्लूजन फ्रॉम कॉस्ट को एक्सप्लेन कीजिए ना। अरे क्या हो गया, एक्सप्लेन क्या कर रहे हैं? 5 चीजों को इन्वेंट्री की कॉस्ट में नहीं लेना है, 5 चीजों को इन्वेंट्री की कॉस्ट में नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? ये वो खर्चे नहीं है जो इन्वेंट्री को प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन में लाने के लिए जरूरी है, ये उसके बाद किए गए खर्चे हैं। तो स्टोरेज लाने के बाद स्टोरेज का खर्चा, लाने के बाद बेचने का खर्चा, बिजनेस को जनरल चलाने का खर्चा, ये सब इन्वेंट्री की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगा। अब देखो इस ओके पॉइंट ए समझाता हूं। एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ वेस्टेड मटेरियल, आप कुछ इन्वेंट्री लेके आ रहे थे, रास्ते में आते समय कुछ इन्वेंट्री का नुकसान हो गया, एक्सीडेंट के कारण, चोरी के कारण। ये जो इन्वेंट्री का नुकसान हो गया ये आप इसकी कॉस्ट में, दूसरे इन्वेंट्री की कॉस्ट में इंक्लूड करके उसका प्राइस इन्फ्लेट नहीं कर सकते। देखो होता क्या है, आप जब भी माल बेचने जाओगे रियल लाइफ में, देयर इज अ कॉम्पिटिशन एंड कॉम्पिटिशन asks you to keep the prices low as possible। तो आप उतना ही प्राइस रख सकते हो जो प्राइस मार्केट रखता है। मान लो मैं कुछ गुड्स लेके आ रहा था और मेरे कंपटीशन में रौनक खड़ा है, मेरा गाड़ी आते समय 100 यूनिट ला रहा था, उसमें 10 यूनिट का नुकसान हो गया, ठीक है, 90 यूनिट मेरी दुकान तक पहुंचा, रौनक का 100 यूनिट दुकान तक पहुंचा। अब रौनक वो गुड्स बेच रहा है 50 रुपए करके, मैं अपने कस्टमर को बोल रहा हूं मैं 50 नहीं, मैं ना 55 करके बेचूंगा। कस्टमर बोल रहा है ज्यादा क्यों ले रहे हो? मैंने बोला वो 10 यूनिट नुकसान हो गए ना, उसका प्राइस भी आपसे वसूलेंगे।
तो कस्टमर बोलेगा आपसे नहीं खरीदेंगे, रौनक से जाके खरीद लेंगे। ये चीज कंसाइनमेंट में बहुत अच्छे से क्लियर होगा, आपसे नहीं खरीदेंगे, रौनक से जाके खरीद लेंगे, क्योंकि रौनक यही माल 50 रुपए में दे रहा है। तो ये चीज को आप कॉस्ट में इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि ये रिकवर करना कस्टमर से पॉसिबल नहीं है। ये हर जन अपनी तरीके से कर रहा है। एकदम बेसिक तरीका एग्जांपल दिया था, बड़ा बाजार में एक कुर्ती मिल रहा है, कुर्ती, क्योंकि आप रितिका बोल रहे हो इसीलिए मैं कुर्ती की बात कर रहा हूं, हम उसको नहीं बेचेंगे, ठीक है रौनक। बड़ा बाजार में एक कुर्ती मिल रहा है, वही सेम कुर्ती क्वेस्ट मॉल में मिल रहा है। बड़ा बाजार में उसका दाम है 500 रुपया, क्वेस्ट मॉल में दाम है 800 रुपया, सेम कुर्ती बिल्कुल। आप कहां से खरीदोगे? क्वेस्ट मॉल से खरीदोगे तो दिखावा है, अगर प्रूडेंट हो तो बड़ा बाजार से खरीदोगे। सर ये डिफरेंस क्यों है प्राइस में? अरे क्वेस्ट मॉल में दुकान खोलने का लाख रुपए महीने का भाड़ा है, वो आपसे कलेक्ट करना चाहेंगे। अगर वो आपसे कलेक्ट करना चाहेंगे तो वो प्राइस को इन्फ्लेट करना होगा, ओवरहेड कॉस्ट है। बट वो जानते हैं कि ये जो मैं ले रहा हूं इसके कारण मेरा माल बिकेगा नहीं, क्योंकि लोग बड़ा बाजार से ही खरीदेंगे। तो ये जो प्राइस का डिफरेंस होता है, ये एक्चुअल में आप कस्टमर से रिकवर नहीं कर पाते हो। बहुत कम कस्टमर होते हैं जो बोलते हैं ठीक है दे दीजिए, अदरवाइज कस्टमर प्रूडेंट है तो खरीदता नहीं है। तो ये सब चीज हम लोग कॉस्ट में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, ये हमको कॉस्ट से एक्सक्लूड करना पड़ता है। कॉस्ट से एक्सक्लूड करने का मतलब ये खर्चों को एज एन एक्सपेंस उसी साल पीएल में दिखा देंगे। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, एक बहुत अच्छा बात मैंने तुम लोगों को सिखाया था और मैंने क्लास में क्वेश्चन रेस किया था। मैंने बोला था कॉस्ट में इंक्लूड करने से और कॉस्ट से एक्सक्लूड करने से क्या फर्क होगा? सर इंक्लूड करोगे कॉस्ट में तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में खर्चा दिखेगा, एक्सक्लूड कर दोगे तो आप बोल रहे हैं पीएल में खर्चा दिखा देना। सर खर्चा दिखेगा, प्रॉफिट उतना ही तो आने वाला है। आंसर इज नो। जो माल बिक गया उसका तो बात आपका सही है, बट जो माल नहीं बिका, जो क्लोजिंग स्टॉक अभी भी है, अगर आपने उस खर्चे को कॉस्ट में इंक्लूड किया तो जो माल बचा हुआ है उसकी कॉस्ट में वो कॉस्ट इंक्लूड हो जाएगा और वो नेक्स्ट ईयर पे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड हो जाना मतलब इस साल वो खर्चा नहीं बना, इस साल वो क्लोजिंग स्टॉक में निकल के साइड हो गया। तो अगर वो खर्चा नहीं बना तो जो आपका प्रॉफिट होगा वो ज्यादा दिखाई देगा। इसीलिए एक डिस्टिंक्शन किया गया, क्या चीज कॉस्ट में आएगा यानी कैरी फॉरवर्ड हो सकता है और क्या चीज कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। ये जो एक्सक्लूजन देख रहे हो ये सारी चीजें कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगी, ये उसी साल पीएल में एज अ खर्चा बोल के दिखाना पड़ेगा आपको। इसको आप इन्वेंट्री की कॉस्ट में इंक्लूड करके आगे नहीं बढ़ा सकते। एंटिटीज क्या करती है, इन्वेंट्री की कॉस्ट में इंक्लूड कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू बढ़ा दिया, प्रॉफिट बढ़ा दिया, ताकि ये इस साल इसको खर्चा दिखे ही नहीं, मेरा प्रॉफिट इन्फ्लेट हो जाए, लोगों को खुशी हो। तो इस चीज को रोकने के लिए देयर वाज टू बी मेड अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन व्हाट टू बी इंक्लूडेड, व्हाट टू बी एक्सक्लूडेड। द थिंग्स व्हिच आर टू बी एक्सक्लूडेड they will be directly transferred to PL as an expense, ताकि आप प्रॉफिट को इन्फ्लेट ना कर सको, इसीलिए ये आपको दिया गया है। तो ये सारे खर्चे सीधे पीएल में चले जाएंगे एज एन एक्सपेंस। ये क्लास में आपके साथ डिस्कस हुआ होगा, आप जरूर देखिएगा। अब आगे चलता हूं, बीच में रोक दिया। सर आप रौनक को जानते नहीं है, बहुत बड़ा मारवाड़ी है, सब जगह बनिया बुद्धि। अनिकेत रौनक तेरे लिए कल कुछ बोल रहा था, फोन करना बताऊंगा, ठीक है? अभी नहीं बोलूंगा सबके सामने, रौनक बोल दूंगा, ठीक है? अब इन्वेंटरी रिकॉर्ड सिस्टम में आओ फटाफट यार, तुम लोग का क्लास है। एक बार थोड़ा चैट बॉक्स में डाउट कम रखना, एक बार मेरे को ये समझाने दो, लास्ट में डाउट ले लूंगा। आई होप रितिका का वो डाउट क्लियर है कि क्यों करना था ये, ठीक है? सर जो नॉर्मल गुड्स है, नॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स है, नॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स इंक्लूड होगा, कंसाइनमेंट में सिखाया हुआ है आपको, एक बार चेक करना, मिल जाएगा। नॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स विल बी इंक्लूडेड, क्योंकि वो सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है, वो सबके साथ हो रहा है। रौनक सब्जी बेचता है, सब्जी फ्रूट सब्जी बेचता है, ठीक है? मैं भी फ्रूट सब्जी बेचता हूं। अब हम लोग फ्रूट सब्जी मार्केट से प्रोक्योर करते हैं। अगर एक दिन में बिक गया तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं बिका और नेक्स्ट दिन दुकान में लेके आएंगे तो वो थोड़ा सब्जी गल जाता है, जिसके कारण वो सब्जी का या तो कम दाम में बिकता है या बिकता ही नहीं है, हम लोगों को फेंकना पड़ता है। ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा है, मेरे साथ भी हो रहा है, रौनक के साथ भी हो रहा है, फलाना ढिकना सबके साथ हो रहा है। तो ये कॉस्ट हम लोग सब लोग मिलके कस्टमर से रिकवर करेंगे, तो ये हम लोग कॉस्ट में इंक्लूड कर सकते हैं ना बात। अब इन्वेंट्री रिकॉर्ड सिस्टम में हमने बोला था इन्वेंट्री का क्वांटिटी कैसे निकाले, हम लोगों के पास कितना इन्वेंट्री अवेलेबल है उसका जो हम लोगों को वैल्यूएशन करना है, उसके लिए हम लोगों को इन्वेंट्री की क्वांटिटी जाननी जरूरी है। तो इन्वेंट्री रिकॉर्ड सिस्टम्स आपको हेल्प करता है इन्वेंट्री का क्वांटिटी कंप्यूट करने के लिए। देयर आर टू सिस्टम्स इफ यू रिमेंबर, याद करो, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम
परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। और ये सबसे समझने का तरीका, सबसे अच्छा समझने का तरीका है ये वाला डिस्टिंक्शन, जो मैंने क्लास में भी आपको एक डिफरेंस लिखाया होगा। मैं हर टर्म में बोलता था ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लो। बच्चे बोलते थे सर आ ही नहीं रहा एग्जाम में। नवंबर 19 में यही क्वेश्चन पूछा था, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट थ्योरी क्वेश्चंस आई हैव एवर बीन थ्रू इन द फाउंडेशन सिलेबस, वन ऑफ द फाइनेस्ट थ्योरी क्वेश्चन। परपेचुअल और पीरियोडिक, मैथ्स क्लास कैंसिल हो गया, थैंक यू सो मच। ठीक है, परपेचुअल पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में हम लोग सीखते थे पीरियोडिकली थोड़ा थोड़ा दिन, थोड़ा थोड़ा टाइम के बाद इन्वेंट्री का कितना क्वांटिटी हमारे पास है वो हम लोग असरटेन करेंगे। कैसे असरटेन करेंगे? फिजिकल वेरिफिकेशन करके। तो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में हम लोग यूज करते थे टेक्निक ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन टू फाइंड आउट दी क्वांटिटी ऑफ इन्वेंट्री लेफ्ट विथ मी। हम लोग क्या करते थे, हमारे एम्प्लॉइज को भेजेंगे, बोलेंगे गोडाउन में जाओ, गिन के आओ कितना गुड्स है हमारे पास। ये जो फिजिकल काउंट करके, फिजिकल वेरिफिकेशन करके हम लोग इन्वेंट्री का क्वांटिटी जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। ऑन दी अदर हैंड परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, परपेचुअल मतलब कंटिन्यूअस, रेगुलर बेसिस पे इन्वेंट्री जानना, इसको हम लोग बोलते हैं बुक रिकॉर्ड्स के थ्रू हम लोग इन्वेंट्री का क्वांटिटी डिटरमाइन करेंगे। हम लोग स्टोर कीपर को या हमारे वेयर हाउस मैनेजर को बोलेंगे आप एक शीट ऑफ पेपर में हमेशा इन्वेंट्री जो आपके पास आ रहा है जा रहा है उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करो। मान लो एक पर्टिकुलर आइटम है ए, आपके पास आज 20 यूनिट इनपुट आया, आपके पास आया, उसमें से आपने 10 यूनिट इशू कर दिया, तो 20 आया, 10 इशू हो गया, तो आपके पास अभी कितना बाकी है? 10। नेक्स्ट दिन यही 10 आपका ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। मान लो 15 और खरीदा, 10 + 15 25, उसमें से मान लो नेक्स्ट दिन आपका 20 निकल गया, तो अभी आपके पास कितना बचा? 5। तो ये जो हम लोग बुक रिकॉर्ड्स मेंटेन करके, इन्वेंट्री शीट्स मेंटेन करके, बिन कार्ड्स मेंटेन करके हम लोग इन्वेंट्री का रेगुलर बेसिस में एक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। तो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम बोलता है दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन फिजिकल वेरिफिकेशन, और ये हो गया दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन बुक रिकॉर्ड्स। आगे, दिस सिस्टम प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट इन्वेंट्री एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट अ पर्टिकुलर डेट। जिस दिन आप इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करोगे या इन्वेंट्री का फिजिकल वेरिफिकेशन करोगे, उस दिन आपके पास कितना इन्वेंट्री है इस सिस्टम में पता चल जाएगा। यहाँ पे आपको कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा क्योंकि आप बुक रिकॉर्ड्स मेंटेन करे हो। फोन करो, पूछो ये कितना है हमारे पास, तो वो आपको बता देगा एक बार खाता देख के हमारे पास इतना अवेलेबल है। तो यहाँ पर कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन मेरे को मिलते रहेगा। इस सिस्टम में हम लोग स्टॉक को वेरीफाई कर सकते हैं कितना हमारे पास है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बन जाता है हमारा रेसिडुअल फिगर। जैसे एग्जांपल, मेरे को पता है टैली में एंट्री किया हुआ है 100 यूनिट्स पूरे साल भर में परचेज किया। तुमने गोडाउन में जाकर देख के बोला भैया 10 यूनिट अभी भी बाकी है, 100 यूनिट परचेज किया, 10 अभी भी बाकी है, तो जो 90 बचा मैं मान लेता हूं वो 90 क्या हो गया? सेल हो गया। तो यहाँ पे इन्वेंट्री मैं एक्चुअल में डिटरमाइन कर लेता हूं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेरा बैलेंसिंग फिगर निकल जाता है। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेरे को पता है क्योंकि मैं रेगुलरली रिकॉर्ड कर रहा हूं मैंने कितना इशू किया, और जो डिफरेंस बचता है वो मेरा क्या हो जाता है? इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री इन हैंड। आज दिन में शुरू में 15 था, मैंने 5 बेच दिया, 10 बच गया, तो मेरे को कितना बिका ये पता है। जो बैलेंस बचता है उसको मैं क्या मान लेता हूं? क्लोजिंग स्टॉक। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्लूड्स लॉस ऑफ गुड्स इन इन्वेंट्री आर अज्यूम्ड टू बी सोल्ड। मतलब अगर कोई इन्वेंट्री का लॉस हुआ है ड्यूरिंग द पीरियड जो मेरे को पता नहीं है, क्योंकि हम लोग मान लेते हैं वो 90 यूनिट, 100 मेरे पास था, 10 क्लोजिंग स्टॉक बचा, 90 बिक गया, क्योंकि हम लोग मान लेते हैं वो 90 सेल हो गया। तो अगर कुछ उस गुड्स के अंदर 90 के अंदर कुछ ऐसा था जो चोरी हो गया, हम लोगों को लगता है वो सेल हो गया, क्योंकि हम लोगों को अभी तक पता नहीं है कि ऐसा चोरी भी कुछ हुआ है। अगर कोई लॉस ऑफ गुड्स है जो अनआइडेंटिफाइड है, जिसके बारे में अभी तक आपको नॉलेज नहीं है, तो वो लॉस ऑफ गुड्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर रह जाता है। यहाँ पे वो लॉस ऑफ गुड्स क्लोजिंग इन्वेंट्री के अंदर आ जाता है, क्योंकि हम मानते हैं जितना डिफरेंस है वो हमारे पास पड़ा हुआ होगा, क्योंकि हम ये मान रहे हैं जितना डिफरेंस हमारे पास पड़ा हुआ होगा, जब तक हम लोग फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करेंगे हम लोगों को हमेशा लगेगा कि कुछ चोरी नहीं हुआ है, जो है मेरे गोडाउन में पड़ा हुआ है। 100 यूनिट था, 90 यूनिट बेच दिया, तो पक्का 10 यूनिट होगा। अगर फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करेंगे तब तक ये पता नहीं चलेगा कि उसमें कुछ नुकसान या लॉस हुआ है या नहीं है। तो इसमें हमको जितना भी लॉस होता है जो अनआइडेंटिफाइड है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर इंक्लूड हो जाता है, क्योंकि मैं मान लेता हूं सारा बिक गया होगा। इसमें वही चीज क्लोजिंग स्टॉक के अंदर इंक्लूड हो जाता है, क्योंकि मैं मान लेता हूं जो है वो बचा हुआ मेरे पास होगा।
नेक्स्ट, अंडर दिस मेथड इन्वेंट्री कंट्रोल इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि मेरे को कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। यहाँ पे इन्वेंट्री कंट्रोल कैन बी एक्सरसाइज, कितना इन्वेंट्री रखना है, कब खरीदना है, कितना बेचना है, कितना मेरे पास स्टॉक में एनी टाइम होना चाहिए, ये सारा चीज परपेचुअल में पता रहेगा, पीरियोडिक में पता करना मुश्किल है। दिस सिस्टम इज सिंपल एंड लेस एक्सपेंसिव, दिस सिस्टम इज कॉस्टलियर, क्योंकि हर टाइम एक आदमी बैठा के रखना पड़ेगा। पीरियोडिक सिस्टम रिक्वायर क्लोजर ऑफ बिजनेस फॉर काउंटिंग ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री को काउंट करने के लिए टेम्पोररीली बिजनेस को कभी कभी बंद करना पड़ता है। यहाँ पे बिजनेस ऑपरेशन आराम से चलते हैं, उसको बंद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने एक आदमी बैठा दिया और बोल रहा हूँ टाइम टू टाइम खाली नोट कर कितना आया कितना गया। तो ये सिस्टम हो गया परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। अब मैंने आपको सिखाया था कोई भी सिस्टम अकेले में पूरा नहीं है, कोई भी सिस्टम अकेले में पूरा नहीं है, दोनों सिस्टम को मिला जुला के यूज करेंगे तब बेस्ट रिजल्ट आएगा। और एक ऐसा बिजनेस है जिसमें डेली बेसिस पे दोनों प्रैक्टिस करते हैं, ज्वेलरी का बिजनेस मैंने सिखाया था। वहां पे जितने भी आदमी होते हैं जो काउंटर पे खड़े हैं, उनके पास खुद का एक डायरी होता है जिसमें वो इन आउट लिखते हैं, और रात को 6 बजे दुकान बंद कर दी जाती है, बट 6 से 8 बजे तक सारे इंप्लॉइज रहकर एक बार काउंट करते हैं कि जितना सुबह से इन्वेंट्री था वो रिकंसाइल हो रहा है कि नहीं। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि इन्वेंट्री का उनका जो साइज है वो बहुत छोटा है बट वैल्यू बहुत हाई है, तो चोरी होने का रिस्क बहुत ज्यादा है, इसीलिए उनको रेगुलर फिजिकल काउंट करना पड़ता है। अगर परपेचुअल और पीरियोडिक आप साइमल्टेनियसली दोनों को चलाएंगे तो आपके इन्वेंट्री का चोरी चकारी जो है उस पर कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि आपको दोनों साइड पता रहेगा कि बुक्स कितना बोल रहा है और एक्चुअल में उतना है या नहीं। अगर मिल रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं मिल रहा है तो मतलब कोई चोरी चकारी हुआ है जिस पर हमको ध्यान देना है। तो अगर आपको इन्वेंट्री पे इंटरनल कंट्रोल रखना है तो आपको दोनों सिस्टम साइमल्टेनियसली यूज करने चाहिए। ये दो सिस्टम से आपके पास कितना इन्वेंट्री एग्जिस्ट करता है उसकी क्वांटिटी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले बताओ सारे बच्चों को ये क्लियर है? बहुत बच्चों को इन 2 पॉइंट में दिक्कत होता है, मैंने क्लास में भी बहुत लेवल पे समझाया था, इन 2 पॉइंट में दिक्कत होता है। सर ये कैसे बैलेंसिंग फिगर आ रहा है? बेसिक, जब फिजिकल काउंट करने जाओगे तो कितना है ये तुमको एक्चुअल में पता है, क्योंकि तुमने देखा है वो, और जो नहीं तुम्हारे पास है मतलब वो तुम सोचते हो वो बिक गया, तो वो बैलेंसिंग फिगर। जब बुक्स मेंटेन कर रहे हो तो कितना जा रहा है वो तुमको एक्चुअल में पता है, तो जो बच गया वो तुम्हारे क्लोजिंग स्टॉक में होगा, तो वो क्लोजिंग स्टॉक तुम्हारा बैलेंसिंग फिगर। सर ये लॉस कैसे इंक्लूड हो जाता है? लॉस अनआइडेंटिफाइड नेचर का, जो लॉस अभी तुमको पता नहीं है, क्योंकि तुम मान रहे हो सारा गुड्स बिक गया होगा, तो अगर कोई नुकसान भी हुआ है तो तुमको पता नहीं है, तो वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर इंक्लूड हो जाता है, क्योंकि तुम्हारा अजम्पशन है कि जो नहीं है वो हमने बेच दिया होगा। तो ये 2 पॉइंट में बच्चा लोग आप लोगों को प्रॉब्लम होता है। प्लीज 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 इन 2 पॉइंट को बहुत ध्यान से आपको याद रखना है। नवंबर 19 एग्जाम में यही क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने 5 मार्क के लिए थ्योरी लिखने दिया था। इज एवरीवन क्लियर अबाउट दिस कॉन्सेप्ट? प्लीज आप लोग बताएं लिख के, प्लीज आप लोग लिख के बताएं कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? सब लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर है? पक्का रिवीजन हो गया? सारा चीज याद आ रहा है आप लोगों को? क्योंकि मैं अब 1 घंटे से बोल रहा हूं, 47 मिनट्स हो गए मेरे को इन्वेंट्री के बारे में बात करने में। सबको याद आ रहा है? याद आना बहुत जरूरी है, तभी आप कल से क्वेश्चंस कर पाएंगे। फिर आप कल से प्रैक्टिस करने बैठ जाना इन्वेंट्री, 31 के एग्जाम के लिए तैयार करना है, रोज 1 से 2 क्वेश्चन बनाना है। यस सर, यस सर, यस सर, ठीक है। अब लास्ट पार्ट समझ लो, क्योंकि इन्वेंट्री टेकिंग तो मैं अभी रिवाइज कराऊंगा नहीं, आपकी क्लासेस बाकी है। लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर एंड सेकंड मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है? पार्ट कॉस्ट फॉर्मूला। कॉस्ट फॉर्मूला याद है? कॉस्ट फॉर्मूला के बारे में क्या बोले थे? हमने क्वांटिटी कैलकुलेट कर लिया, अब हमको कॉस्ट कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? कॉस्ट। तभी क्वांटिटी से कॉस्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कितना है वो पता चलेगा, फिर उसको एनआरवी से कंपेयर करेंगे। कॉस्ट कैलकुलेट करते समय सबसे बड़ा पंगा क्या आता है रियल लाइफ में? मान लो मैं ये माउस में डील करता हूं, सिर्फ ये माउस बेचता हूं, माउस, चूहा नहीं, माउस, ये कंप्यूटर वाला माउस, ठीक है? सिर्फ एक ही तरीके का माउस बेचता हूं मैं पूरे साल भर। अब सुनना मेरी बात, मैंने पूरे साल भर ये माउस खरीदा है 50 बार। एक ही दिन में तो सब खरीद के नहीं लगते, धीरे धीरे खरीदते, जैसे जैसे बिकते जाता है वैसे वैसे खरीदते जाते हैं। 50 का 50 बार जब मैंने माउस खरीदा, हर दिन डिफरेंट प्राइस पर आया। कोई दिन 500, कोई दिन 300, 300 तो इतना डिफरेंस ही था, 500, कोई दिन 480, कोई दिन 490, कोई दिन 470, कोई दिन 510, कोई दिन 505, डिपेंडिंग ऑन दी क्वांटिटी आई हैव परचेज, डिपेंडिंग ऑन दी प्राइस इन दी मार्केट ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम, डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट पे खरीदा। और तुमको पता है, क्योंकि ये सारे पीसेस आइडेंटिकल है, जब मैं बेचने गया ना
मैंने कभी आइडेंटिफाई नहीं किया कि मैंने 480 वाला बेचा कि 500 वाला बेचा कि 505 वाला बेचा। मैंने कभी देखा ही नहीं। कस्टमर दुकान में आता है, बोला एक तो लेके आओ माउस, दे दिया, और वो 480 500, मैं से रैंकिंग थोड़ी करता हूं, ये वाला 480 में खरीदे थे, ये वाला 500 में खरीदे थे, ये वाला 505 में खरीदे थे। कभी ऐसे रैंकिंग थोड़ी होती है, इतनी बड़ी स्पेस हमारे पास थोड़ी है। तो हमने कभी ये डिटरमाइन नहीं किया कि जो माल बेचा वो एक्चुअली खरीदा कितने में था। अगर यही नहीं पता जो माल बेचा वो एक्चुअली में खरीदा कितने में था, तो जो माल बचा हुआ है वो एक्चुअल में कितने में खरीदा था ये तो हमको पता हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने जब बेचा एकदम मन खोल के सेल किया, पता ही नहीं कौन सा कॉस्ट वाला गुड्स है। तो जब क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट कैलकुलेट करने जाऊंगा, मेरे को ये पता ही नहीं चल सकता कि ये 505 वाला है, 490 वाला है, 500 वाला है, एक्सेट्रा। अब इस प्रॉब्लम से निकालने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 ने हमें कुछ कॉस्ट फॉर्मूला प्रदान किए, हमें कुछ कॉस्ट फॉर्मूला दिए। कॉस्ट फॉर्मूला कुछ नहीं है, कॉस्ट को कैलकुलेट करने की टेक्निक है, तरीका है। कुछ अजम्पशन लेकर हम इस कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। उन अजम्पशंस को हम लोग कॉस्ट फॉर्मूला बोलते हैं। सबसे पहले कॉस्ट फॉर्मूला क्यों चाहिए ये सबको समझ में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्चुअल कॉस्ट एट विच द इन्वेंट्री वेयर अक्वायर्ड इज नॉट नोन, बिकॉज व्हाइल सेलिंग द गुड्स आई नेवर आइडेंटिफाइड कि मैं कौन सा गुड्स बेच रहा हूं, उसको कितने में खरीदा था, तो जो बचा है वो कितने का है वो मेरे को आइडिया बिल्कुल भी नहीं है। अब कॉस्ट फॉर्मूला मैंने आपको 2 पार्ट में पढ़ाया था, 2 पार्ट में याद करना। एक मैंने बोला था, मैं यहां लेके जाता हूं, देखो बहुत अच्छा डायग्राम इंस्टीट्यूट की मैट में दिया हुआ है। एक आइटम्स ऑर्डिनरीली इंटरचेंजेबल, दूसरा आइटम्स नॉट ऑर्डिनरीली इंटरचेंजेबल, और दूसरा आइटम्स ऑर्डिनरीली इंटरचेंजेबल। आइटम्स नॉट ऑर्डिनरीली इंटरचेंजेबल का मतलब वो टाइप का इन्वेंट्री जो मिक्स नहीं होता, जो अलग अलग आप पहचान पाओगे कि इस पे क्या क्या खर्चा लगा, इस पे क्या क्या खर्चा लगा। जैसे बड़ी बड़ी इन्वेंट्री, हाई वैल्यू वाली इन्वेंट्रीज, एग्जांपल आप एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर हो तो एयरक्राफ्ट आर सच एन आइटम जो मिक्स नहीं होते। अगर आप एक एयरक्राफ्ट बना रहे हो तो यू कैन आइडेंटिफाई ऑलवेज कि इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए कितना कॉस्ट लगा है, क्योंकि आप ना वो एयरक्राफ्ट का कॉस्ट के लिए अलग से कॉस्ट शीट मेंटेन करते हो, क्योंकि वो बहुत बड़ा, बहुत वैल्यूएबल आइटम है। तो ये टाइप के आइटम जो मिक्स नहीं हो सकते, उनकी इन्वेंट्री की कॉस्ट कैलकुलेशन में तो प्रॉब्लम है ही नहीं। उनका तो जो एक्चुअल कॉस्ट लगा हुआ है सबको जोड़ दो, आपको टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। उनके लिए पता है हम लोग क्या यूज करते हैं, उनके लिए हम लोग यूज करते हैं, इधर देखना, नाम देखो, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड मतलब द कॉस्ट विच यू कैन स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई विद दैट पर्टिकुलर इन्वेंट्री विल बी द कॉस्ट ऑफ दैट इन्वेंट्री। उसके लिए आपको माथा खपाने का, अजम्पशन लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में उसमें कितना लगा ये तो आपको पहले से ही पता है। तो अगर आपका जो आइटम ऑफ इन्वेंट्री है वो इंटरचेंजेबल नहीं है, वो मिक्स नहीं होता, तो फिर उसके लिए आपको स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन यूज करना है, उसके लिए अजम्पशन यूज करना सही नहीं है। बट अगर आपका जो आइटम ऑफ इन्वेंट्री है वो मिक्स हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है, फिर वहां पे आपको जो मैंने प्रॉब्लम स्टेट की 2 मिनट पहले, वो प्रॉब्लम आपको आएगी कि कौन सा बिका कौन सा बचा पता ही नहीं, क्योंकि सब मिक्स हो गया। अब इसके लिए हमने 2 तरीके सीखे, एक हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड और एक नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में 4 सीखे थे, फीफो, लीफो, वेटेड, सिंपल। जबकि मैंने आपको बोला था लीफो और सिंपल, AS2 मना करता है, AS2 बोलता है ये यूज मत करो, AS2 सिर्फ फीफो और वेटेड एवरेज के लिए आपको हाँ करता है, AS2 में मना किया हुआ है, बट हमने क्वेश्चंस बनाए थे। और नॉन हिस्टोरिकल मेथड में मैंने एक ही करवाया था प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से, जो आपके सिलेबस में है, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड या रिटेल मेथड। तो ये कॉस्ट फॉर्मूला को यूज करने से पहले आपको 2 चीज चेक करना है, आर द आइटम्स ऑफ इन्वेंट्री इंटरचेंजेबल और नॉट। इफ द आइटम्स ऑफ इन्वेंट्री आर नॉट इंटरचेंजेबल, मिक्स नहीं होते, वी विल यूज स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, सबसे सटीक तरीका, सही तरीका। बट इफ द आइटम्स ऑफ इन्वेंट्री आर इंटरचेंजेबल, देन वी कैन नॉट यूज स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन बिकॉज वी डोंट नो कौन सा बचा हुआ है। देन वी यूज टेक सम assumptions एंड यूज हिस्टोरिकल और नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट फॉर्मूला।
डन है क्या बात? तो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मतलब उस पर्टिकुलर वर्क को बनाने के लिए कितना खर्चा लगा, ऐड कर दो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन। अगर नहीं हो पा रहा है तो हम लोग यूज करेंगे फीफो, लिफो, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज या एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। एक एक करके बात करता हूं। सबसे पहले फीफो, सुनते जाना, फिर एक एग्जाम्पल लेके फटाफट सॉल्व करेंगे कॉपी में। फीफो, फीफो का फुल फॉर्म फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यहां पे हम लोग अजम्पशन लेते हैं कि जो हमने इन्वेंट्री पहले खरीदा था वही पहले सेल किया है। बेसिक अजम्पशन है, जो पहले खरीदा, क्योंकि मेरे को पता नहीं है कौन सा बिका तो मैं एक अजम्पशन ले रहा हूं, जो पहले खरीदा वो मैंने पहले बेच दिया होगा। इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और फीफो मेथड। पहले जो खरीदा वो मैंने पहले सेल किया। तो यहां पे जो मेरा सेल्स होगा, सेल्स कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होगा, वो पुरानी वाली इन्वेंट्री से होगा, क्योंकि पुराना वाला मैं पहले बेचूंगा, नया वाला बाद में बेचूंगा। और जो क्लोजिंग स्टॉक होगा सॉरी, जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो एकदम लेटेस्ट परचेज्ड गुड्स होगा। पुराना वाला बेचते जाएंगे और जो बचा हुआ रहेगा वो एकदम लेटेस्ट स्टॉक से रहेगा। तो यहां हम लोग बोलते हैं इस मेथड में पुराना वाला स्टॉक विल बी सोल्ड फर्स्ट एंड द क्लोजिंग स्टॉक विल कंसिस्ट ऑफ द लेटेस्ट मटेरियल्स। इसीलिए मैंने एक लाइन बोला था, यहां पे करंट रेवेन्यू को पास्ट कॉस्ट के साथ मैच करते हैं, क्योंकि पुराना वाला पहले बेचेंगे, नया वाला बाद में बेचेंगे। तो जो करंट रेवेन्यू आ रहा है, करंट प्राइस के हिसाब से रेवेन्यू आ रहा है, उसके साथ हम लोग पास्ट कॉस्ट को मैच करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक एकदम लेटेस्ट प्राइस के हिसाब से निकल के आ जाता है। ऑन दी अदर हैंड लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। यहां पे हम लोग अज्यूम करते हैं जो लास्ट में खरीदा वो पहले बेचा, जो लास्ट में खरीदा वो पहले बेचा। तो यहां पे करंट रेवेन्यू इज मैच्ड विद करंट कॉस्ट। जो लेटेस्ट परचेज आइटम है वही सेल हो रहा है, तो करंट रेवेन्यू को करंट कॉस्ट के साथ मैच कर रहे हैं। और जो क्लोजिंग स्टॉक नॉर्मली दिखेगा वो पुराना वाला स्टॉक से दिखेगा। तो पुराना वाला रखते जाएंगे, नए वाले बेचते जाएंगे। तो जो माल बिकेगा वो नए वाले मटेरियल से बिक रहा है और पुराना वाला मेरा क्लोजिंग स्टॉक में आ जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। इन दोनों को छोड़ के जो तीसरा मेथड है वो है एवरेज प्राइस मेथड या एवरेज कॉस्ट मेथड। एवरेज कॉस्ट मेथड बोलता है लीफो और फीफो अजम्पशन पे चल रहा है। वो लोग बोल रहे हैं अज्यूम कर लो पहले वाला बिका या लास्ट वाला बिका, बट मैं बोलता हूं क्या रियल लाइफ में आपने बेचते समय ऐसा कुछ किया? बिजनेसमैन बोलता है नहीं, सच में ऐसा कुछ नहीं किया, हमने देखा ही नहीं पहले वाला है बाद में वाला है, हमको तो जो हाथ में आया बेच दिए। तो फिर आप अजम्पशन क्यों ले रहे हो? ये तो ट्रू एंड फेयर व्यू को इफेक्ट करेगा ना। अगर आप बोल रहे हो कि जो हाथ में आया बेच दिए, तो आप प्राइसिंग भी एवरेज कॉस्ट के हिसाब से करो। एवरेज कॉस्ट में दो फॉर्मूला है, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज। सिंपल एवरेज बोलता है जो जो आपका कॉस्ट है उन सबका सिंपल एवरेज कैलकुलेट कर लो, जितना प्राइसेस है डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ प्राइसेस, आपका सिंपल एवरेज निकल जाएगा, उसके हिसाब से वैल्यूएशन कर लो। वेटेड एवरेज बोलता है सिर्फ प्राइस को नहीं, प्राइस के साथ क्वांटिटी का, प्राइस के साथ क्वांटिटी का आप वेटेड एवरेज करके आप कॉस्ट निकालो, वेटेड एवरेज कॉस्ट, और उसके हिसाब से वैल्यूएशन करो। तो वेटेड एवरेज मेथड बोलता है देयर मस्ट नॉट बी एनी अजम्पशन, नो अजम्पशन, सॉरी, देयर मस्ट नॉट बी एनी अजम्पशन, क्योंकि आप बोल रहे हो कि मैंने बेचते समय ये चेक नहीं किया कि कौन सा बिका, तो आपका कुछ भी बिक सकता है, तो प्लीज अजम्पशन ना लो। इसीलिए रियल लाइफ में सबसे ज्यादा चलने वाला मेथड जो है वो वेटेड एवरेज मेथड है, क्योंकि वो अजम्पशन पे नहीं, वो रियल ट्रुथ पे बात करता है। वहां पे सब्सटेंस फॉलो होता है, फॉर्म फॉलो नहीं होता, क्योंकि सब्सटेंस ट्रुथ फॉलो होता है, इसीलिए वेटेड एवरेज इज द मोस्ट यूज्ड मेथड इन रियल लाइफ। तो तीन मेथड के बारे में हमने पढ़ा था, फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज। सिंपल एवरेज के मेरे बारे में आपको बोला था, ये जो आंसर देता है वो आंसर वेग आता है। सिंपल एवरेज आपको कहीं पर भी यूज हुआ दिखाई नहीं देगा। और AS2 भी फीफो और वेटेड एवरेज को ही फॉलो करने बोलता है, वो सिंपल एवरेज को फॉलो करने मना करता है, लीफो को फॉलो करने मना करता है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन बना लेते हैं इस लीफो, फीफो, वेटेड, सिंपल पे। एक ही क्वेश्चन आपको चारों तरीके से करके देना है। हाँ, सबके पास आई थिंक रेडी होगा कॉपी हाथ में, तो मैं क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं। उस क्वेश्चन को हम लोग फटाफट सॉल्व करेंगे, मेरे साथ सॉल्व करेंगे। हाँ, मजा से कैलकुलेटर ले लो हाथ में। अरे चचा, वेयर इज दी क्वेश्चन? क्वेश्चन दिखचे ना, क्वेश्चन दिखचे ना। चलो ये क्वेश्चन ले लेते हैं, ये क्वेश्चन ले लेते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है। हम लोग फीफो से भी बनाएंगे, लीफो से भी बनाएंगे, वेटेड से भी बनाएंगे, सिंपल से भी बनाएंगे। सिंपल कभी भी नहीं आएगा एग्जाम में, फीफो, लीफो, वेटेड सीख के जाना। सुनना, द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ स्पेयर पार्ट ऑफ श्रीराम मिल्स। स्पेयर पार्ट का डिटेल दिया, कंज्यूमेबल का डिटेल, कुछ भी हो, हम लोगों को कॉस्ट कैलकुलेट करना है। 1116 ओपनिंग इन्वेंट्री निल, कुछ नहीं था, ओपनिंग इन्वेंट्री निल, जीरो, ठीक है, बेकार। 1116 को परचेज किया 100 यूनिट 30 रुपया करके, ये 30 रुपया हो गया कॉस्ट,
और 100 यूनिट हमने खरीदा था, ठीक है। फिर 15 तारीख को हमने इशू किया फॉर कंजम्पशन। इशू किया फॉर कंजम्पशन मतलब यूज करने। भैया आप लिखते बहुत फास्ट है, थोड़ा आस्ते प्लीज। ओ सॉरी सॉरी सॉरी। 100 यूनिट खरीदा 30 रुपया पर यूनिट करके। इशू फॉर कंजम्पशन किया 50 यूनिट, ठीक है। 100 में 50 यूनिट इशू कर दिया, अभी भी कितना बाकी होगा 50, खाली आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। फिर परचेज किया 200 यूनिट 40 रुपया करके, ठीक है ठीक है। फिर मैंने इशू कर दिया 15 दो और 20 दो को 100 यूनिट करके, डन। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 16। वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 16 मतलब क्या पूछ रहा है वो, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू पूछ रहा है, डन। इफ द कंपनीज फॉलो फीफो, अगर कंपनी फीफो फॉलो करता है तो आपको क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकाल के देना है। ध्यान से सुनना मेरा बात, कोई बच्चा हड़बड़ी ना करे, हम लोग सीखने के लिए आए, रिवाइज करने के लिए आए। सुनना, मैंने आपको सिखाया था अगर आपको स्टोर लेजर वगैरह कुछ नहीं बनाना है, एग्जाम में तो स्टोर लेजर बनाना है, ठीक है। अगर स्टोर लेजर कुछ नहीं बनाना है और आपको आंसर बताना है अच्छे से, समझ के सोच के आंसर बताना है, तो तरीका क्या था। फीफो बोलता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। आप सिर्फ कंजम्पशन पे ध्यान दो, सिर्फ कंजम्पशन पे। ये जो 50 यूनिट बिका होगा, 50 यूनिट कहां से बिका होगा, कहां से, पहला वाला 100 से, तो इस 100 से 50 बिक गया तो कितना बचा 50। आगे ये जो 100 बिका होगा 100, क्योंकि मैं फीफो अज्यूम कर रहा हूं फर्स्ट इन मतलब ये 100 पहले इस 50 से बिका होगा, फिर इस 200 से बिका होगा। हाँ या ना, हाँ या ना, किसी को दिक्कत हो तो बोल सकता है वो। ये 100 पहले उस 50 से बिका होगा, फिर वो 200 से बिका होगा। लास्ट वाला जो 100 है वो किससे बिका होगा, इस 150 से बिका होगा, तो बचेगा कितना 50। अगर मेरे से क्लोजिंग स्टॉक पूछ रहा है, क्लोजिंग स्टॉक, तो ये 50 बचा हुआ है 40 रुपए वाला, 50 इंटू ₹40, मेरा आंसर हो गया 2000। 50 इंटू ₹40, मेरा आंसर हो गया 2000। एकदम सिंपल काम, क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूं पहले वाला बिका होगा, तो मैं सिर्फ कट करते जा रहा हूं पहले वाले को, और जो लास्ट में बचा वो मेरा क्लोजिंग स्टॉक। आप यहां पे आंसर चेक करो, 50 यूनिट्स 40 रुपीज करके 2000 मेरा आंसर आ गया। वेरी 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 सिंपल। ये सब के लिए स्टोर लेजर बनाने की जरूरत थोड़ी है, एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं, एग्जाम में बनाना पड़ेगा, नो ऑप्शन। और फीफो लिफो का बनेगा तो आपको सिखाया था, जितना आपके पास डिफरेंट कॉस्ट का आइटम है सबको आपको लिखते जाना है और फिर उससे आपको इशू करते जाना है। यहां पे आप कॉस्ट को टोटल करके नहीं बैठा सकते, एवरेज नहीं कर सकते, यहां पे कॉस्ट अलग अलग रहेगा। तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आ गया 50 इंटू 40, 2000। किसी बच्चे को डाउट फीफो में होता नहीं है जनरली, और एग्जाम में ये सब बहुत कम आता है, बहुत कम, ना के बराबर, बट सीखना जरूरी है। सारे बच्चों को क्लियर है? अगर फीफो क्लियर है, मैं इसको मिटा रहा हूं। चौबे जी मिटा रहे हैं, हाँ, ये मैं इसको मिटा देता हूं, आ जाइए। नेक्स्ट हम लोगों को करना है लीफो मेथड। नेक्स्ट हम लोगों को करना है लीफो मेथड। लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट। वापस कंजम्पशन पर ध्यान देंगे। ये 50 यूनिट किससे बिका होगा, ये 50 यूनिट किससे बिका होगा। आपने ओपनिंग स्टॉक का एक एडिशनल कॉलम बनाए थे, हाँ वो आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज आप इसको देख के टेंशन ना ले, आप बना सकते हो आराम से। आप ये भी यूज कर सकते हो, वो भी बना सकते हो, दिक्कत। इस बार तो ओपनिंग स्टॉक नील था ना, इसीलिए वो कुछ नहीं किया, वो छोड़ भी दिया होगा कॉलम, नहीं तो कहीं ना कहीं बनाया होगा। नहीं बनाया तो आप भी चाहे तो छोड़ दीजिएगा। ये सब फॉर्मेट एंटिटी अपने हिसाब से बनाता है। रिसीट, इश्यूज, बैलेंस, अगर ऐसे करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे चलता हूं, छोड़िए। अब लीफो, ये 50 यूनिट कहां से बिका होगा, 50 यूनिट कहां से बिका होगा। सर लीफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो सर ये जो लास्ट में आया ना उससे बिका है, तो ये 50 इस 200 से बिका होगा, हाँ या ना। ये 50 उस 200 से बिका होगा तो 150 बचेगा। ये 50 उस 200 से बिका होगा तो 150 बचेगा, हाँ। सब लोग बोल रहे हैं हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, आप लोग सीख गए हैं चीज। नो सर, एक बात सच सच बताना कसम से, हाँ माता रानी का मतलब पाप लग जाएगा अगर झूठ बोलोगे तो। क्लास में कितना बच्चा ये क्वेश्चन करते समय फंसा था, क्लास में कितना बच्चा ये क्वेश्चन करते समय फंसा था। एकदम सच सच बोलना, पाप देगी माता रानी, पाप देगी माता रानी। हाँ मैं समझ गया, वो तो था ही नहीं, अब तुम लोग ये सारा ज्ञान दे रहे हो हमको, मेरा ही सिखाया हुआ बात मेरे को ही चेप रहे हो तुम लोग, मान गया। बट क्लास में जब आपने किया था पहली टाइम क्वेश्चन, मैंने मजा भी लिया होगा क्लास में,
कौन कौन गलती किया था? राहुल तयाल बोल रहा है सर मैंने गलती किया था। रौनक है, हाँ रौनक तयाल, सर मैंने गलती किया था। रितिका नहीं फंसे थे, नहीं फंसे। संस्कार एक बार फंसा था। अनिकेत बोल रहे हैं नहीं फंसा था, 12 में स्टोर लेजर था। ओके गुड। राघव बोल रहा है फंस गए थे। मृणाल फंस गए थे। मोहित बोल रहा है फंस गया था। और सोचो कितना बेसिक चीज था। मेरे बोलने के बाद तुमको लगा होगा क्या बेवकूफी किया हम लोग। आज आपने वो बेवकूफी नहीं किया, दैट इज गुड। और यही तो सिखाने का मेन बात होता है कि बच्चे को सीखने के बाद गलती ना हो। डन, मैं समझ गया। 12 में था तो गलती नहीं हुआ, ठीक है। ये 50 यूनिट इससे नहीं जा सकता, क्योंकि जब ये 50 यूनिट बिका तब तो वो 200 खरीदे ही नहीं थे। ये 50 यूनिट इससे बिकेगा, ठीक है। तो मेरा कितना बचा? 50 यूनिट बचा। आगे नेक्स्ट, जब ये 100 यूनिट सेल करूंगा, सेकंड वाला 100 यूनिट ये किससे सेल होगा? लास्ट इन फर्स्ट आउट। सर ये 200 से सेल होगा, तो कितना बचा? 100। डन। ये वाला 100 यूनिट लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये तो ये भी इस 100 से जाएगा, तो ये भी 0। तो इस बार अगर क्लोजिंग स्टॉक पूछ रहा है तो ये 50 यूनिट बचा है, 50 यूनिट बचा है। तो 50 इंटू ₹30, 50 इंटू ₹30, 1500 इज माई क्लोजिंग स्टॉक का आंसर। 1500 इज माई क्लोजिंग स्टॉक का आंसर। ये हो गया लीफो। कुछ बच्चे लर्न कर लेते हैं। ओके सर, आपने थ्योरी बताया, फीफो में लास्ट वाला बचेगा क्लोजिंग स्टॉक, लीफो में पहले वाले बचेगा क्लोजिंग स्टॉक। आंसर इज बाबा जी का ठुल्लू। नहीं जरूरी है वो चीज। कैसे सर, कैसे नहीं जरूरी? आप बता दीजिए तो एक बार। इधर देख लो, इधर देख लो। अगर मान लो इस 50 की जगह 75 होता और इस 100 की जगह 75 नहीं, इसको 100 ही बिकवा दो ना, और इसको 50 कर दो। अब जब कैलकुलेट करोगे तो ये जब 100 बिका होगा, ये पूरा इस 100 से बिक जाएगा, वो 0 हो जाएगा। और अब जो लास्ट में बचेगा वो इससे 50 यूनिट्स बचेगा। तो फीफो में, लीफो में ऐसा कभी जरूरी नहीं है कि पहले वाला ही क्लोजिंग स्टॉक में बचेगा। आपको चेक करना होगा कौन सा स्टॉक से बचेगा। मैंने बोला था लीफो में डेट्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फीफो में कुछ नहीं देखना है, फीफो में हमेशा लास्ट वाला ही बचेगा। बट लीफो में ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा पहले वाला बचेगा, उसके लिए ध्यान देना पड़ेगा आपको। तो ये फीफो लीफो क्लियर है आपको, बिल्कुल इजी। नेक्स्ट मेथड, वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड बोलता है ये सब अजम्पशन गलत है। अगर रियल में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है तो ऐसे वैल्यूएशन करना सही नहीं है। तो उसने बोला आप जिस जिस इन्वेंट्री से बेच सकते हो पर्टिकुलर प्रोडक्ट, उसके वेटेड एवरेज कॉस्ट के हिसाब से चलो। ध्यान देना इस बात पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना इस बात पर। मैंने आपको सिखाया था डेट ऑफ इशू, COGS, क्लोजिंग स्टॉक, ये 3 कॉलम बना लिए। पहला डेट ऑफ इशू दिया हुआ है 15 जनवरी। कितना यूनिट इशू किया? 50 यूनिट। तो ये 50 यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड, 50 यूनिट आ गया। 100, ये 50 यूनिट सिर्फ इस 100 से बिक सकता है, सिर्फ इस 100 से बिक सकता है, क्योंकि और कुछ है ही नहीं। तो अगर 100 में से 50 गया तो कितना बचेगा? क्लोजिंग स्टॉक 50 यूनिट बचेगा। एज ऑन 15th 50 बचेगा। क्योंकि सिर्फ एक ही यूनिट है तो इसका कॉस्ट भी अलग से एवरेज कॉस्ट करने का जरूरी नहीं है, ये तो एक ही का एवरेज एक ही होगा। तो ये इंटू 30 और यहां पे भी इंटू 30। ये 1500 क्लोजिंग स्टॉक उस दिन का आया, अभी पूरा नहीं आया, 15 जनवरी का। नेक्स्ट 15 फरवरी एंड 20 फरवरी एक साथ ले रहा हूं क्योंकि उसके बाद कोई परचेज नहीं है, वो एक ही जगह से हुआ है, तो उसका कॉस्ट चेंज नहीं होगा। ध्यान से मेरा बात सुनना। ये जो 200 यूनिट है ये कहां कहां से बिक सकता है? ये 200 यूनिट कहां कहां से बिक सकता है? सर या तो इस 50 से बिक सकता है या इस 200 से बिक सकता है, या तो उस 50 से बिक सकता है या 200 से बिक सकता है। तो एवरेज कॉस्ट बोला, इन दोनों का एवरेज करो। ये मत अज्यूम करो कि 50 से ही बिका होगा या 200 से ही बिका होगा, दोनों का एवरेज कॉस्ट निकालो। 250 में 200 बिक गया तो 200 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, 50 क्लोजिंग स्टॉक। अब इसका एवरेज कॉस्ट कैसे निकालते थे? ध्यान देना, 30 रुपीस करके, 240 रुपीस करके, तो हर यूनिट का कॉस्ट कितना होगा? डिवाइडेड बाई 250। 50 इंटू 30, समेशन ऑफ क्वांटिटी इंटू प्राइस।
तो 50 इंटू 30 प्लस 200 इंटू 40 डिवाइडेड बाई टोटल यूनिट्स 250, तो मेरा एक एवरेज कॉस्ट निकल के आ जाएगा। उसके हिसाब से मैं अपना COGS और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू करूंगा। आप कैलकुलेट कर सकते हो, मैं कैलकुलेट करने में माथा नहीं लगाऊंगा, आप कर सकते हो, आपका हो जाएगा 1500 प्लस 8000 9,500, 9,500 बाई 250, 9,500 बाई 250, मतलब ये आपका कुछ 38 आएगा, 38 आएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 9,500 बाई 250, 38 आ रहा है, वेरी गुड। तो ये 38 के हिसाब से ये वैल्यू होगा और 38 के हिसाब से ये वैल्यू होगा। तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक 50 यूनिट्स इंटू 38 1900 आ जाएगा। 50 इंटू 38 1900 मेरा क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। ये हो गया वेटेड एवरेज मेथड। कोई ऐसा बच्चा जिसको क्लियर ना हो वेटेड एवरेज मेथड? बस अब होने वाला है, कंप्लीट होने वाला है। एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड डिस्कस करूंगा, सिंपल और एडजस्टेड सेलिंग प्राइस, 5 मिनट का काम है। डन है यहां तक? सर सिंपल एवरेज से करते तो क्या करते? देखो सिंपल एवरेज से भी करते तो जैसे वेटेड एवरेज से किया वही करना चाहिए, बस आपको क्वांटिटी नहीं लेना है, सिर्फ प्राइस का एवरेज लेना है। जैसे ये 50 यूनिट कहां से बिक सकता है? सिर्फ इस 30 से बिक सकता है, तो इस 50 के लिए ये 30 रहेगा। बट ये 200 यूनिट दोनों से बिक सकता है, उस केस में मेरा एवरेज प्राइस क्या निकलेगा? 30 प्लस 40 बाई 2 दैट इज 35। तो यहां पे मेरा इसकी जगह 35 आ जाएगा, यहां पे मेरा इसकी जगह 35 आ जाएगा और ये मेरे स्टॉक का वैल्यूएशन निकल जाएगा। तो एवरेज मेथड, सिंपल एवरेज मेथड बोला, जहां जहां से बिक सकता है उसके प्राइस का सिंपल एवरेज निकाल लो। वेटेड और सिंपल बिल्कुल सेम है, बस एक में क्वांटिटी को कंसीडर करना है, एक में क्वांटिटी को कंसीडर नहीं करना है। सर क्या शुरू से ऐसे कर दे 30 प्लस 40 बाई 2? वो सही नहीं है। अगर आपको इश्यू की, कंजम्पशन की अलग अलग डेट दी है, परपेचुअल मेथड है, अलग अलग डेट दी है, तो फिर आपको अलग अलग का अलग अलग कैलकुलेट करना चाहिए। अगर वो अलग अलग डेट नहीं देता, एक बार में बोलता इतना सेल हुआ, तो फिर सबका प्राइस करके डिवाइडेड बाई 2 करता, जो एवरेज आता उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर देता। तो जैसे वेटेड एवरेज करते हैं सेम तरीका सिंपल एवरेज का है। एक में आप लोग कंसीडर करेंगे क्वांटिटी को एज वेट्स, दूसरे में हम लोग क्वांटिटी को एज वेट्स कंसीडर नहीं करेंगे। ये थोड़ा सा इलॉजिकल तरीका है, रियल लाइफ में ये यूज नहीं करते हैं, वेटेड या फीफो यूज करते हैं। इज इट क्लियर एवरीवन? एग्जाम में आने का चांस 10%, उससे ज्यादा चांस नहीं है। मेरे को तो नहीं लगता कभी भी इंस्टीट्यूट पूछेगा। थ्योरी की बात नहीं कर रहा हूं, प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूं। इज इट क्लियर एवरीवन? आगे चलूं, लास्ट टॉपिक एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। आपकी अनुमति हो तो मैं आगे बढ़ूं। लास्ट टॉपिक डिस्कस करना है मेरे को, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। यस, ठीक है, थैंक यू फॉर दी अनुमति। लेट्स स्टार्ट। अनुमति। एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड बड़ा ही अच्छा मेथड, अच्छा मतलब इन द सेंस सीखने लायक मेथड। हमने बात की थी इस मेथड में रिटेल इंडस्ट्री की। रिटेल इंडस्ट्री की हमने बोला था जो रिटेल इंडस्ट्री, किराना शॉप वगैरह होती है, या बड़े पैमाने पे भी रिटेल इंडस्ट्री, बिग बाजार वगैरह, ये सब जो होता है, इनके पास जो इन्वेंट्री का नंबर्स होता है, टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री, वो बहुत हाई, और वो जो इन्वेंट्री होता है वो डिफरेंट टाइप्स में फैला हुआ रहता है, जिसका कॉस्ट 1-2 रुपया भी हो सकता है और 10,000 15,000 रुपया भी हो सकता है। ऐसा टाइप का बिजनेस जहां पे टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री बहुत हाई है एंड उनके डिफरेंट क्वांटिटीज और कॉस्ट्स है, उस केस में फीफो या वेटेड एवरेज यूज करना बिकम्स वेरी कम्बरसम मतलब बहुत डिफिकल्ट, बहुत टाइम टेकिंग टास्क है। प्लस जो ये छोटे किराने शॉप वगैरह की अगर बात करूं, जिस हिसाब से डिटेल्स मेंटेन करते हैं, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जाके रियल में कैलकुलेट ही नहीं कर पाएगा ऑन द ईयर एंड डेट कि कितना क्लोजिंग स्टॉक अवेलेबल है और कितना उसका कॉस्ट है। ये सब टाइप का इन्वेंट्री में जहां कॉस्ट कैलकुलेट करना बिकम्स अ वेरी डिफिकल्ट पार्ट, उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 ने एक शॉर्टकट तरीका अप्लाई किया या शॉर्टकट तरीका दिया। और ये शॉर्टकट ना आपको एक्चुअल कॉस्ट निकाल के नहीं देता है, आपको एस्टिमेटेड कॉस्ट कैलकुलेट करके देता है। क्या देता है? एस्टिमेटेड कॉस्ट। इसीलिए इसका नाम पता है क्या पड़ गया? नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट। यहां पे हिस्टोरिकल या एक्चुअल कॉस्ट कंसीडर नहीं करते हैं, यहां पे हम लोग एस्टिमेटेड कॉस्ट कंप्यूट करते हैं। और ये करने का मेन रीजन ये
ये है टू अवॉइड द डिफिकल्टी ऑफ कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ ईच एंड एवरी यूनिट। टू अवॉइड दैट डिफिकल्टी हमने यहाँ पर एस्टिमेटेड कॉस्ट तरीका यूज करना सीखा, जिसको बोलते हैं एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड या रिटेल मेथड। बोला गया आप सबसे पहले उस दुकानदार के पास, बिजनेसमैन के पास जाओ और उससे पूछो कि आपके पास जो गुड्स आज के दिन एग्जिस्ट कर रहा है, जो गुड्स एग्जिस्ट कर रहा है, इस पूरे गुड्स का कितना सेलिंग प्राइस होगा। मतलब ये जो क्लोजिंग स्टॉक आपके पास पड़ा है, इसका टोटल सेलिंग प्राइस आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। उसने बोला जो आज के दिन माल पड़ा है ना 5 लाख रुपया में बिक जाएगा, 5 लाख रुपया इसका एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस होगा। बोला ठीक है। बोला आप जो ये माल बेचते हो इसमें कितना जीपी जोड़ते हो, कितना परसेंटेज जीपी या प्रॉफिट जोड़ते हो। बोला ऑन एन एवरेज 10% पे जोड़ के हम अपना माल बेचते हैं। तो 5 लाख रुपए का मेरा एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, 10% का हमने प्रॉफिट जोड़ रखा है, यानी 10% का हम प्रॉफिट कस्टमर से जोड़ते हैं। तो अगर मैं पूछूं एस्टिमेटेड जीपी इन गुड्स में कितना होगा, 5 लाख का 10% यानी 50,000, 5 लाख रुपया का एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, 10,000 का मेरा एवरेज जीपी, 50,000 का एवरेज जीपी मार्जिन। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये दुकान में जो माल पड़ा है उसका एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना होगा, तो सर आंसर आ गया 4.5 लाख रुपया सर एस्टिमेटेड कॉस्ट होगा, क्योंकि 5 लाख रुपया के आसपास सर सेलिंग प्राइस है, 50,000 रुपया के आसपास सर जीपी 10% हम लोग जोड़ते हैं, तो सर नेट कॉस्ट इसका 4.5 लाख होगा। इस तरीके से जो हम लोग इन्वेंट्री की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं उसको बोलते हैं एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। नाम देखो एडजस्टेड सेलिंग प्राइस, यानी एडजस्ट द सेलिंग प्राइस विद द एप्रोप्रिएट ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन या एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन टू गेट द कॉस्ट ऑफ द स्टॉक इन हैंड। इसको बोला जाता है एस्टिमेटेड या एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। तरीका क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, सेलिंग प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक माइनस एवरेज जीपी मार्जिन माइनस एवरेज जीपी मार्जिन गिव्स यू कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। सेलिंग प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक माइनस एवरेज जीपी मार्जिन गिव्स यू कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। पहले बताओ सेलिंग प्राइस माइनस एवरेज जीपी मार्जिन का कॉन्सेप्ट समझ में आया, इसको हम लोग बोलते हैं एडजस्टेड सेलिंग प्राइस। और यहां ये चीज नॉर्मली कौन यूज करता है, ध्यान से, रिटेल बिजनेस और इन बिजनेस वेयर द इन्वेंट्री कंप्राइजेस ऑफ आइटम द इंडिविजुअल और कॉस्ट ऑफ विच आर नॉट रेडिली असर्टेनेबल, जिनका इंडिविजुअल कॉस्ट कैलकुलेट करना नॉर्मली पॉसिबल नहीं है। तो ये हो गया एडजस्टेड सेलिंग प्राइस या रिटेल मेथड। मैंने 2 क्वेश्चन क्लास में कराए थे, एक ये क्वेश्चन आपको याद होगा, एक बच्चे ने मेरे को मैसेज भी किया था सर ये सब क्वेश्चन में हमको कैडबरी मिल जाता अगर हम क्लास में होते। अगर आपने पहली बार में कर लिया बहुत बढ़िया बात, बहुत बड़ा बात है। क्लास में नॉर्मली 5, 6 या 7 बच्चा होता है जो ये पूरा क्लास में कर पाता है, 350-400 जन में 7 बच्चा 8 बच्चा कर पाता है। तो अगर आपने किया तो ये छोटा मोटा बात नहीं है, दिस अ वेरी गुड थिंग। ये क्वेश्चन था एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेलिंग प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक दे दिया, जीपी मार्जिन आपको कैलकुलेट करके निकालना था कि उस क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट कितना था, उस क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट कितना था। तो इस क्वेश्चन में पहला काम था कि हमको जीपी मार्जिन कैलकुलेट करना है। सबसे अच्छा चीज क्या सिखाया था, 2 तरीका सिखाया था, ध्यान से सुन लो। ये क्वेश्चन रीआइटरेट कर रहा हूं, ध्यान से सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने सबसे पहले कैलकुलेट तुमसे कराया था कॉस्ट, तुमने कॉस्ट कैलकुलेट किया था। देखो कैसे कैलकुलेट किया था, सर गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट, सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट 15,75,500 का गुड्स रिसीव किया, इस पे 3% का ट्रेड डिस्काउंट -3%। इंद्र एक बार आइए ना, इंद्र कैलकुलेटर दीजिए ना। 15,75,500 इसके ऊपर 3% का ट्रेड डिस्काउंट, तो ट्रेड डिस्काउंट हम लोग कॉस्ट से लेस कर देते हैं, ये आ गया 47,265 माइनस किया तो मेरा नेट प्राइस आ गया 15,28,235। इसके ऊपर बोला 11% का टैक्स लगेगा और मैं मान रहा हूं वो टैक्स नॉन रिफंडेबल, तो मैं ऐड कर देता हूं कॉस्ट में, इंटू 11%, 168,106 राउंड ऑफ कर दिया। हाँ ये आ गया 1696341। इसके बाद बोला पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगा 87,500, ये भी कॉस्ट का पार्ट है, प्लस 87,500। हमने सीखा था परचेज प्राइस माइनस डिस्काउंट प्लस नॉन रिफंडेबल टैक्सेस प्लस एनी एक्सपेंस इनकर्ड टू ब्रिंग द इन्वेंट्री टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन कंडीशन प्लस 87,500, ये हो गया 17,83
841, 1783 841, और इसको पता है हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ परचेजेस, या यहां पे इस क्वेश्चन में क्योंकि ओपनिंग स्टॉक नहीं है, यही हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, ये टोटल गुड्स जो मेरे पास अवेलेबल था। अब सुनना ध्यान से, दो इंफॉर्मेशन दिया है, एक दिया है सेल्स ड्यूरिंग द ईयर, जो माल बिक गया, और ये सेल्स दिया है तो ये कौन से प्राइस पे होगा, सेलिंग प्राइस, और दूसरा दिया है सेल्स प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अगर मैं इसको टोटल कर दूं, टोटल, तो पता है मेरे को क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा पता है, मेरे को मिल जाएगा कि मेरा ये जो गुड्स है, ये जो गुड्स है, ये टोटल कितने दाम में बिक सकता है, 24,80,500, ये इस टोटल गुड्स का सेलिंग प्राइस, टोटल गुड्स का सेलिंग प्राइस। सर टोटल गुड्स का सेलिंग प्राइस क्यों ले रहे हो, क्योंकि अगर कॉस्ट ये लूंगा और सेल्स ये लेके जीपी निकालूंगा तो गलत हो जाएगा। जीपी कभी भी सेल्स माइनस परचेज नहीं होता, जीपी होता है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मेरे को पता नहीं एक्चुअल में कितना कॉस्ट का गुड्स बिक गया है, अगर वो पता ही चल जाता तो क्लोजिंग स्टॉक तो डिफरेंस निकल ही जाता। तो क्योंकि मेरे को इसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं पता, इसीलिए मेरे को टोटल बेसिस के हिसाब से काम करना पड़ेगा। अब सेल्स दे दिया, कॉस्ट दे दिया, क्या तुम जीपी निकाल के परसेंटेज निकाल पाओगे, जीपी टोटल जीपी मैं बोल रहा हूं, -1783,841, 696,659 डिवाइडेड बाय टोटल सेलिंग प्राइस इनटू 100, ये मेरा जीपी परसेंटेज निकल जाएगा, डिवाइडेड बाय टोटल सेलिंग प्राइस इनटू 100, मेरा जीपी परसेंटेज आ गया 28.09% या अप्रोक्सीमेटली 28%। एक बार देखना ना, मैंने अगर कुछ क्वेश्चन में गलती किया कैलकुलेशन में, तुम देख लेना। तो मेरे को सबसे पहले कैलकुलेट करना है जीपी परसेंटेज, क्यों, क्योंकि मेरे को सेलिंग प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक दिया है, सेलिंग प्राइस से जीपी माइनस करूंगा तो कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। तो मैंने पहले कॉस्ट निकाला, उस टोटल कॉस्ट को कंपेयर किया कि ये टोटल माल कितने में बिक सकता है, तो मेरे को एक जीपी परसेंटेज मिल गया विच इज 28%। लेट अस सी ये 28% आ रहा है क्या, 28.09%, एग्जैक्टली जो हमारा निकला 28.09%। अब तुम्हारे पास क्लोजिंग स्टॉक का सेलिंग प्राइस है कितना है, 2,35,000, अगर उससे तुम ये जीपी मार्जिन माइनस कर दो, सेल से अगर जीपी माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, सेल से अगर जीपी मार्जिन माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। यही होता है एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड, जहां सेलिंग प्राइस को जीपी से एडजस्ट करके हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, सेलिंग प्राइस को जीपी से एडजस्ट करके हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। कोई ऐसा बच्चा जिसको ये बात समझ में ना आया हो, कोई ऐसा बच्चा, देखो कॉस्ट कैलकुलेट करना इज अ वेरी सिंपल थिंग, तुम लोगों को सब्सिडरी बुक में भी सिखाया था, परचेज डे बुक में, तो कॉस्ट कैलकुलेट करना बड़ा बात नहीं है, मेन जो था जीपी परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए टोटल वाला चीज को यूज करना। सारे बच्चे को ये क्लियर है, यस और नो लिख के बोलो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, 5 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, 5 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। ओके, इसका मैंने एक शॉर्टकट सिखाया था, किसी को याद है, ये जो निकालना है ये मैं इसके बिना भी निकाल सकता हूं, इसका जो मैंने शॉर्टकट सिखाया था किसी को याद है, रेशियो करके, वेरी गुड। जीपी मार्जिन को किससे सब्ट्रैक्ट किए, सेलिंग प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक से, ये सेलिंग प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस से अगर जीपी हटा दूंगा तो बचेगा कॉस्ट, सेलिंग प्राइस से जीपी हटा दूंगा तो बचेगा कॉस्ट। बच्चे बोल रहे हैं सर वो शॉर्टकट भी याद है, देख शॉर्टकट क्या था, ध्यान से सुनना, मेरा टोटल कॉस्ट है 1783,841, इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, फर्स्ट क्लास से लिंक किया था। दो पार्ट हो सकता है, कुछ माल बिक जाएगा, कुछ माल बच जाएगा, और दोनों का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, एक का 22,45,500 और एक का दिया हुआ है 235। डन, क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं हमारा ऑन एन एवरेज जीपी मार्जिन दोनों पर ही सेम है, इस पर जो कमाते हैं इसमें भी वही कमाते हैं, इंक्लूडेड दोनों में सेम है, क्योंकि दोनों में जीपी मार्जिन सेम है। अगर मेरे को क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट कैलकुलेट करना है तो कुछ नहीं करना, इसको इन दोनों की रेशियो में डिवाइड कर दो। मेरे को क्लोजिंग स्टॉक निकालना है तो देख मैं कैसे निकाल रहा हूं, 1783,841 डिवाइडेड बाई टोटल था 24,80,500, टोटल इन दोनों का टोटल, ठीक है, इनटू
2,35,000 जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक का सेलिंग प्राइस है। अगर मैं ये कैलकुलेट कर लेता हूं तो भी मेरा आंसर निकल जाएगा। मैं एक बार ट्राई कर रहा हूं। हाँ, 1783,841 डिवाइडेड बाई 24,85,100 मल्टीप्लाइड बाई 235, मेरा आंसर आ गया 168,999। 168,999। प्लीज इसको ये ना ले कि सर देखो डिफरेंस आ रहा है 11 रुपए का, आपका आंसर रॉन्ग है। नहीं रे, मैं ज्यादा क्लोज आंसर निकाल के लाया हूं। 28.09 आपने राउंड ऑफ कर दिया था। अगर 0.0955 जब लेके जाते ना तो आपका भी आंसर यही आता जो मेरा आया। राउंडिंग ऑफ इफेक्ट है 10 रुपए का, अदरवाइज ये तरीका है। सर एग्जाम में ये तरीका यूज कर ले क्या ये वाला? आंसर इज नो, एग्जाम में नहीं कर सकते। क्यों सर? फिर एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड हुआ ही कहां? अगर आपने ये तरीका यूज कर लिया तो एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड का फॉर्मूला कहां यूज किया? सेलिंग प्राइस माइनस जीपी मार्जिन। आपको तो ये यूज करके दिखाना पड़ेगा। आपको तो ये यूज करके दिखाना पड़ेगा। अगर आप ये यूज करके नहीं दिखाओगे तो कैसे होगा? तो एग्जाम में आप ये शॉर्टकट अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, रिकंसाइल करो इससे, बट ये शॉर्टकट अप्लाई करके आप आंसर नहीं दे सकते। एग्जाम में आंसर गलत हो जाएगा। तो प्लीज डोंट यूज दिस शॉर्टकट इन एग्जाम, यूज द फुल थिंग। दिस शॉर्टकट इज ओनली बीइंग टॉट सो दैट यू कैन डेवलप योर नॉलेज। और ये वाला चीज ना मेरे को मेरी क्लास की एक स्टूडेंट ने सिखाया था। एक सीपीटी की स्टूडेंट थी, उसने बोला सर अगर ऐसे सोचे तो हो सकता है क्या? मैंने बोला हाँ, क्योंकि जीपी मार्जिन दोनों पे सेम है तो ये चीज हो सकता है। अगर जीपी मार्जिन अलग अलग होगा तो फिर पॉसिबल नहीं है। और अगर जीपी मार्जिन बता ही दे फिर तो इतना कुछ करने का ही नहीं। सेल से जीपी मार्जिन माइनस कर देंगे तो कॉस्ट आ जाएगा। तो आपको ये तरीका यूज नहीं करना है एग्जाम में। दिस इज ओनली फॉर रिकंसिलिएशन। यूज वो ब्रॉड वाला ही तरीका करना है, जीपी मार्जिन निकाल के फिर माइनस करना है। बताइए, यहां मेरा इन्वेंट्री चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट होता है एक्सेप्ट इन्वेंट्री टेकिंग, क्योंकि वो अभी तक हुआ नहीं। क्या सारे बच्चों को इन्वेंट्री चैप्टर वापस रिवाइज होके क्लियर हो गया है बात? क्लियर हो गया है बात एवरीवन? कोई डाउट किसी को? पक्का? अब नेक्स्ट 5-6 दिन रेगुलर बेसिस पे एक एक दो क्वेश्चन एक्सेप्ट इन्वेंट्री टेकिंग बना लेना। आरटीपी वगैरह में ना मिले तो मेरी बुक का बना लेना और ये सारा चीज रिवाइज करके क्लोज कर देना। डन? ताकि एग्जाम के लिए वापस पढ़ना ना पड़े, क्योंकि 30 तारीख को एग्जाम है, मैं पहले ही ले रहा हूं। और ये रिवीजन वीडियोस आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे टिल योर एग्जाम डेट। तो कभी भी देख के पूरा चैप्टर याद आ जाएगा। तो बार बार वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ती। वीडियो एक बार देख के अंडरस्टैंड करना है, फिर ये रिवीजन वीडियोस से आप करते जाओ। डन? मजेदार सेशन रहा। कोई डाउट है तो पूछ लो, आंसर कर देता हूं। अदरवाइज आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये सुना है क्या तुम लोग? आज के लिए सिर्फ इतना ही, कहीं सुना है क्या? हाँ भैया, मजा आया। थैंक यू राघव, हमको भी बहुत मजा आया। बहुत दिन बाद मैंने लाइव पढ़ाया है तुम लोगों को, क्योंकि इतने दिन से थोड़ा ठीक नहीं था तबीयत, तो आज थोड़ा सा ठीक होके करा रहे हैं। ओ, रौनक बोल रहा है कैरी से सुना है। नहीं यार, ये मैं हमेशा बोलता हूं अपनी क्लास के एंड में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कैरी बोलता है तो आई एम वेरी प्रिविलेज कि वो भी बोलते हैं तो मैं भी बोल रहा हूं। डन? ठीक है, फिर मेरे को कोई डाउट नहीं। मुकुल, कोई डाउट वगैरह है तो पूछ ले। पार्टनरशिप एंड शेयर्स का कितना वीडियो है? पार्टनरशिप अराउंड 10 क्लासेस, शेयर्स अराउंड 6 to 7 क्लासेस। अरे एकदम चिंदी है। एंड ट्रस्ट मी, पार्टनरशिप और कंपनी करके तुमको प्यार हो जाएगा चैप्टर से। क्लास 12 में भी किया हुआ है तो तुमको सब आता है। और मेरा तरीका जो सिखाया हुआ है, आप इतने खुश हो जाएंगे वो तरीका करके कि आप भी बोलेंगे कि मजा आ गया बस पढ़ के। मतलब अलग लेवल का कॉन्सेप्ट वहां पर डिस्कशन हुआ है। और इनिशियली तुमको लगेगा कि तुम्हारा वाला तरीका बेटर है, बट मेरा वाला प्रैक्टिस करने के बाद आई श्योर उस तरीका को तुम कभी छोड़ ही नहीं सकोगे, भूल ही नहीं सकोगे। तो पार्टनरशिप और कंपनी में मेरे को कोई चिंता नहीं है सर, मेरे को पता है वो आप लोग ऐसे ही कर लेंगे। वो चैप्टर कब अपलोड करोगे? आज से अपलोड करना शुरू करूंगा। आज से अपलोड करना शुरू करूंगा। डन? फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर द अमेजिंग सेशन। कल हम लोग वापस मिलेंगे। कल नेक्स्ट चैप्टर का रिवीजन करेंगे। ट्राई करना ये चैप्टर के क्वेश्चंस वगैरह बनाने का। और कल जो चैप्टर रिवाइज कराऊं, पढ़ के आने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ बोलूंगा ही। आराम से मजे से खाली सुनने का है। कल भी 10 बजे हम लोग वापस मिलेंगे और नेक्स्ट चैप्टर रिवाइज करेंगे। थैंक यू सो मच। बाय बाय। बाय एवरीवन। बाय।